SME BSE जो इंडेक्स है पिछले 5 साल का रिटर्न है 135%। सेबी ने ये प्रपोज किया कि इंडिया में एसएमईज की एक्सचेंजेस बनाई जाए, तो उन्होंने ये फ्लोट आउट किया। तो अभी तक पिछले 13 साल की जर्नी में तकरीबन 1200 कंपनीज लिस्ट हुई हैं एंड एवरी फोर्थ कंपनी हैज़ गिवन अ कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ मोर देन 33%। तो 2003 में कंपनी आई थी डिविस लैबोरेटरी, अगेन वेरी फेमस कंपनी टुडे। जब कंपनी आईपीओ लेकर आई थी तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वाज 140 करोड़। In 22 years, it has become close to 1,60,000 crore market cap. In 1 crore investment has become 950 crores. तो इफ़ यू कैन जस्ट कवर द रिस्क इन दिस SME इन्वेस्टिंग, जैसे सत्यम का मैंने बोला कि जैसे जब इन्वेस्ट किया लोगों को लगा सत्यम, पीपल वे यूज्ड टू से कि उसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है सत्यम को फॉर बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड दे डिड द बिगेस्ट फ्रॉड। लोग SMEs को पेनी स्टॉक्स के साथ मिक्स करते हैं। तो पेनी स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स हैं? जो कि एक काइंड ऑफ लिफाफा कंपनीज हैं, जो कि हो सकता है कि ऑपरेशंस में ही ना हो। डायरेक्टर अपनी टीम को, मैनेजमेंट टीम को बार बार चर्न ना कर रहा हो, ऑडिटर्स को बार बार चर्न ना कर रहा हो। ऑडिटर्स के लिए जो कॉम्पनसेशन है वो ऑब्नॉक्शियस लेवल पे हाई नहीं होने चाहिए। सत्यम के केस में वो थे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो प्रॉब्लम है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच सेक्टर्स आर इन फ्लेवर? प्राइमरी लेड होता है, जिसको हम अपनी भाषा में टेल विंड्स बोलते हैं, Yes. कि गवर्नमेंट का फोकस किधर है। जो हम प्रीपेड, पोस्टपेड से प्रीपेड पे चले गए सारे मोबाइल फोन्स में, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रीपेड हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी रन बाय स्मार्ट मीटर्स। इंडिया में हार्डली 2 या 3 कंपनीज हैं जो स्पेस में एग्रेसिवली काम कर रही हैं, और हमें लगता है कि बहुत ही बड़ी ये थीम है। So now suppose if I coming to you or any AIF in this space, like I come with 1 CR. So what is the fee structure in this? तो AIF investment again, Saurabh ji, is considered to be the most transparent method of investing. And why do you say that? राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा वापस किया जाता है। Hello everyone, तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉक द टॉक विद सौरभ सिसोदिया। एंड आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो एक इन्वेस्टर है, फंड मैनेजर है एंड बिलीव करते हैं म्यूचुअल फंड सही नहीं है एंड वो बिलीव करते हैं SME इन्वेस्टिंग सही है। एंड मैंने जब ये चेक किया ऑनलाइन जाके, SME BSE इंडेक्स का रिटर्न पिछले 5 साल का 135% है। सो आज इनसे समझेंगे कि क्यों SME में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या रिस्क इन्वॉल्व है, एंड एज अ इन्वेस्टर अगर हमें म्यूचुअल फंड से हटके इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है तो क्या तरीके हैं। हाय राजेश जी, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। एंड बिफोर आई स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, SME इंडेक्स का रिटर्न 135%, एंड ये सुन के ही मतलब मुझे ऐसे इट्स टू गुड टू बी ट्रू ऐसा लग रहा है। सो आज में जो कॉन्वर्सेशन है, इस स्पेस के अराउंड ज्यादा बातें नहीं होती है, तो SME में अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है। आई वांट आपकी जो खुद की जर्नी रही है, लास्ट 20 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, तो उसमें क्या रिटर्न्स बने, एंड किसी को अगर इस फील्ड में आना है सो व्हाट इज द वे अराउंड, कैसे किया जाए। सो आई वुड वांट टू नो इन डिटेल, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम सबको पता है जी, बट इस स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। तो आई वुड वांट टू नो, बिकॉज आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड लाइक इट विल बी अ लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड होपिंग कि हमको आज कुछ अच्छा सीखने मिले। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सौरभ जी फॉर हैविंग मी हियर। आई एम ग्लैड कि आपकी टीम ने रीच आउट किया एंड वी आर हियर। तो विल टॉक इन डिटेल। आज एक एक चीज़ को खोलेंगे हम परत बाय परत। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि SME BSE जो इंडेक्स है पिछले 5 साल का रिटर्न है 135% एंड NSE का ऑन द अदर हैंड है 65%। एंड इफ वी कंपेयर दिस टू निफ्टी, आई थिंक 14% है जी, राइट। एंड आई थिंक स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो 30% है। मतलब रिटर्न्स आर टू गुड टू बी ट्रू। राइट। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड यू चूज दिस स्पेस एंड कैसे, लाइक इस फिलॉसफी के बारे में बताइए कि SME इन्वेस्टिंग मतलब वाइड, हाउ डू यू डू दिस, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। बिकॉज ये 135% नंबर सुन के ही मुझे लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। जी, तो BSE का SME का ये CAGR रिटर्न है, मतलब 135% इज नॉट द एब्सोल्यूट रिटर्न, कंपाउंडेड। ये तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो 135% का एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, अगर आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो इन 5 years इट इज रफली इक्वल टू एनीवेयर बिटवीन 75 to 80 करोड़।
और वही एनएससी के बीच में भी कंपाउंडेड रिटर्न्स उसके 65% के करस्पॉन्डिंग है जो आपने अभी शेयर किया। तो अब पहली बात है कि एसएमई में इस तरह के रिटर्न्स कैसे पॉसिबल है, मतलब अगर कंपनी तो आप कह रहे हैं कि एसएमई इंडेक्स इटसेल्फ 5 साल में पैसा ऑलमोस्ट 70 टाइम्स हो गया। 70 टाइम्स हो गया अगर आपने बीएससी में लगाए हैं। वही अगर एनएससी में लगाए हैं तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 11 करोड़ 45 लाख, मोटा मोटा 11.5 करोड़ रुपए है। यही अगर आपने वही स्मॉल कैप में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हो तो वो तकरीबन 3 करोड़ 13 लाख 31% की कैगर के हिसाब से अगर हम रिटर्न्स बनाएं तो 3 करोड़ 13 लाख वर्सेज 11.5 करोड़, द डिफरेंस इज मोर देन 8 करोड़, विच इज ह्यूज। सिमिलरली निफ्टी के बीच में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करा है, अगर मैं 18% का भी CAGR रिटर्न का कैगर पकड़ूं तो 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 48 लाख का रिटर्न आया है। तो मतलब 1 करोड़ 48 लाख को मैं 1.5 करोड़ गिन सकता हूँ। तो 1.5 करोड़ में और 11.5 करोड़ में 10 करोड़ से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो मतलब विच इज़ अगेन ह्यूज। इसीलिए हम मानते हैं कि इन्वेस्टर के पास एक अच्छी चॉइस है कि उसको एसएमई का एक एक्सपोजर लेना चाहिए। आज एसएमई की वर्ल्ड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं एसएमई की ओवरऑल मतलब फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करूँ तो 2012 में सेबी ने ये प्रपोज किया कि इंडिया में एसएमईज की एक्सचेंजेस बनाई जाए। तो उन्होंने ये फ्लोट आउट किया। 2013 में बीएससी ने और 2014 में एनएससी ने अपनी छोटी एक्सचेंजेस, तो बीएससी ने बीएससी एसएमई और एनएससी ने एनएससी एसएमई एमर्ज के नाम से एक्सचेंजेस स्टार्ट की। हम लोगों ने ये मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है वो यूके से बेसिकली कैरी फॉरवर्ड किया है। वहाँ से हमने इंस्पायर्ड हुए हैं। वहाँ पर भी एसएमई एक्सचेंज है। इंडिया इज़ द सेकंड कंट्री टू हैव एन एसएमई एक्सचेंज। तो अभी तक पिछले 13 साल की जर्नी में तकरीबन 1200 कंपनीज लिस्ट हुई हैं एंड एवरी फोर्थ कंपनी हैज़ गिवन अ कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ मोर देन 33%। तो 33% अपने आप में ही बहुत अच्छा रिटर्न है। तो इस स्पेस में अभी भी बट लोगों में अभी भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है एंड ऑलमोस्ट 30% ऑफ द कंपनीज हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड। तो कंपनीज काफ़ी ग्रो कर गई हैं, उसकी वजह से वो बाद में मेन बोर्ड में माइग्रेट भी कर दी जाती हैं। तो 30% ऑफ द कंपनीज हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड। तो एसएमई के वर्ल्ड के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो 65% या 135% क्यों CAGR रिटर्न्स है। देखिए कभी भी कोई कंपनी अपना लेट से 100 करोड़ का आईपीओ कर रही है और वो जनरली ये पैसा यूज़ कर रहे होते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए या कोई नए केपेक्स करने के लिए, मतलब कोई नई मशीनरी मुझे बाय आउट करनी है या फिर मुझे कोई अपना वर्किंग कैपिटल यूज़ करके मैं कोई ऑर्डर्स को फुलफिल करना चाहता हूँ। तो जो हमने देखा है कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स ये जनरली एक जेस्टेशन पीरियड रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब वो फंड रेज करती है और जब वो बिजनेस में नया पैसा आता है उससे जो अर्निंग की एक्सपेंशन आनी स्टार्ट होती है, स्पेशली फ्रॉम द सेकेंड ईयर इट स्टार्ट्स हैपनिंग। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में ऑपरेशंस और बेटर हो जाते हैं, फोर्थ ईयर में ऑपरेशंस और बेटर हो जाते हैं। तो जो एक अर्निंग की जो एक्सपेंशन आती है उसी की वजह से शेयर प्राइस बढ़ता है। अगेन टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर आपका शेयर प्राइस 10 टाइम्स बढ़ा है 3 ईयर्स में तो आपका CAGR रिटर्न 107% का है। 107% का कैगर रिटर्न का मतलब है कि शेयर हैव बिकम 10x। वो जो आज आपने 10 रुपये लगाए हैं वो 100 रुपीज़ हो गए इन 3 ईयर्स। अगर वो ऐसा रिटर्न बना है तो इट इज़ क्लोज टू 107% CAGR। वही अगर 4 साल में बना है तो दैट इज़ क्लोज टू 77% CAGR। तो कंपनीज की जो ये 10 टाइम्स की ग्रोथ है वो आ पाती है बिकॉज ऑफ द अर्निंग एक्सपेंशन। हम क्या देखते हैं तीसरे साल में, चौथे साल में, 5वें साल तक आते आते बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स इवन 10 टाइम्स भी जो उन्होंने इनिशियल प्रॉफिट्स थे, लेट्स से एग्जांपल में कि 20 करोड़ का प्रॉफिट था, दैट हैज जम्प्ड ऑन टू बिकम इन 5 ईयर्स इट हैज बिकम 100 करोड़ और 150 करोड़। तो एक अर्निंग का एक्सपेंशन मिल जाता है प्लस पी की री रेटिंग मिलती है। अब पी की री रेटिंग में क्या है कि जनरली ये कंपनीज एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 की पी पे मोस्टली ट्रेड हो रही होती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होती है। और जैसे जैसे वो अर्निंग्स की ग्रोथ अनलॉक होती है वैसे वैसे एक पी का एक्सपेंशन भी मिलने लग जाता है। मतलब एक 10 करोड़ की कंपनी अगर 10 की पी पे ट्रेड हो रही है या 15 की पी पे ट्रेड हो रही है, पर जब उसका प्रॉफिट 100 करोड़ बन जाता है तो इट स्टार्ट गेटिंग अ बेटर मल्टीपल। इट माइट बी कि वो 40 का मल्टीपल हो, 50 का मल्टीपल हो, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज योर बेसिकली योर इन द एंड रिटर्न्स।
तो अगर आपका पी का एक्सपेंशन 5 गुना का हो गया, मतलब एक 10 की पी वाला शेयर 50 की पी पे ट्रेड होने लग गया, प्लस आपकी अर्निंग्स की एक्सपेंशन 5 गुना हो गई, 20 करोड़ से 100 करोड़ की, तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो 25 टाइम्स हो चुका है, यस। जिसकी वजह से हमें ऐसे सो रिटर्न ये आई थिंक ये चीज़ बहुत लोग नहीं समझते कि लाइक इन बेसिकली जो छोटी कंपनीज है उनमें जो अर्निंग्स ग्रोथ तो चलो ठीक है, लाइक बेसिकली इन दी एंड लॉन्ग रन अर्निंग से पैसा बनेगा, बट जो मेजर पैसा बनता है वो पी री रेटिंग, जो कंपनी 10 की पी थी उसको बिकॉज अर्निंग्स विजिबिलिटी के बाद उसको 30 की पी दे रहा है मार्केट, एंड उसके वजह से बड़ा रिटर्न मिलता है। तो बेसिकली अर्निंग एक्सपेंशन प्लस पी री रेटिंग। बट जैसे राजेश जी, अगर मैं लाइक सो बिकॉज रिटर्न जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़े रिटर्न्स है, 100% के ऊपर का CAGR। सो इफ़ यू कैन वॉक मी थ्रू एग्जाम्पल्स कि भाई, बिकॉज मुझे अगर आप मुझे आज पूछो तो मुझे ऐसे में ऐसी कंपनीज मेरे मुंह पे है ही नहीं कि यार, जैसे मतलब HDFC बैंक लार्ज कैप में बोल सकता हूँ कि यार इट हैज़ ग्रोन इतना से इतना हो गया, इतना डाला था 20 साल पहले तो इतना हो जाता। सो SME में बोल रहे 2013-14 से इंडेक्स आया है। सो इफ़ यू कैन वॉक मी थ्रू एग्जाम्पल्स कि जैसे कंपनी ओवर द पीरियड कंपनी ने इतना ग्रो किया, इतने पे मार्केट कैप पे लिस्ट हुई थी, अब इतना मार्केट कैप हो गया, आपने बोला काफी कंपनीज तो मूव भी हो चुकी है टू द मेन बोर्ड। सो जी इसमें इफ यू कैन गिव मी सम पर्सपेक्टिव। राइट। तो हम 4-5 एग्जांपल्स पकड़ते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है डीपी आभूषण। तो डीपी आभूषण जो कंपनी है वो रतलाम मध्य प्रदेश की कंपनी है। अगेन शायद आपने नाम ना सुना हो, ज्वेलरी की कंपनी है, हाँ। ज्वेलरी के बीच में काम करते हैं। जब आईपीओ लेकर आए थे ये लोग तो सिर्फ 2 स्टोर्स थे। ओके। आज इन लास्ट 8 इयर्स दे हैव एक्सपेंडेड इट टू मेक इट 11 स्टोर्स। इनके राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्टोर्स हैं ज्वेलरी के, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। जब आईपीओ आया था तब 300 करोड़ का रेवेन्यू था, आज तब तकरीबन कंपनी का रेवेन्यू 3300 करोड़ का है। तो रेवेन्यू हैज़ बिकम 11 टाइम्स इन लास्ट 8 इयर्स। ओके। जब आईपीओ लेकर आए थे तो तकरीबन कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 55 करोड़ के करीब थी, ओके। और आज वो कंपनी तकरीबन 3600 करोड़ की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, एंड 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज़ बिकम 59 टाइम्स। तो 59 करोड़ हो चुका है। 2017 में इसका आईपीओ आया था अक्टूबर में, तो अभी ऑलमोस्ट 8 इयर्स है ना हो गए हैं टाइम फ्रेम, एंड जो कंपाउंडेड CAGR रिटर्न है दैट इज क्लोज टू 66%। ओके। सेकेंड कंपनी, एंड इसमें जब ये 55 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट हुआ था तब उनका पैट कितना था अंदाज से? तो तब आई थिंक इनका 20 करोड़ से ऊपर का पैट था, जो ओके। कि अभी ग्रो करके आया तकरीबन 250 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ओके, तो आप बोल रहे हो कंपनी सिर्फ 3 से 4 के पी पे लिस्ट हुई थी, एंड अभी पी एक्सपेंशन भी हो गया प्लस अर्निंग्स भी। अर्निंग की री रेटिंग, अर्निंग की एक्सपेंशन भी मिल गई और पी की री रेटिंग भी हो गई। ओके। एंड सेकेंड एग्जांपल आपको बताया। तो सेकेंड एग्जांपल वो है वॉरी रिन्यूएबल्स। दिस वाज द फर्स्ट एसएमई कंपनी टू बी लिस्टेड। 2013 में ये लिस्ट हुई थी। हाँ। ऑलमोस्ट 13 साल हो गए इसे लिस्टिंग में, और सोलर ईपीसी का काम करते हैं, सूरत बेस्ड कंपनी है। अगेन फाउंडर्स मतलब इनके अब तो बहुत रिनाउंड हो चुके हैं। वॉरी हाँ। एनर्जी भी उन्होंने किया है आईपीओ, Yes. उसका भी दैट हैज डन वेरी वेल। तो वॉरी रिन्यूएबल हैज बिकम ऑलमोस्ट 49 टाइम्स इन 13 इयर्स, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 36%. Okay. अगेन दैट हैज ग्रोन वेरी वेल। थर्ड कंपनी मुंबई बेस्ड है, नॉलेज मैरीन। ये बेसिकली ड्रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ड्रेजिंग सर्विसेज इज कि जब आप पोर्ट से नीचे की मिट्टी को हटा रहे हो ताकि बड़ी शिप्स आके पोर्ट पे डॉक कर सके। बहुत ही सिंपल बिजनेस सुनने में लगता है। 2021 में इनका आईपीओ आया था। इन 4.5 ईयर्स अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है दैट हैज बिकम क्लोज टू 46 टाइम्स, Okay. गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ क्लोज टू 146%. 146. इसका भी कंपनी का ओवरऑल आप रेवेन्यू का जंप देखेंगे तो वो 6 टाइम्स का है। 25 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि 150 करोड़ बना है, बट पी की एक्सपेंशन बड़ी ज़बरदस्त मिल गई। वो जो मिली है 8-9 टाइम्स की वजह से शेयर ने ओवरऑल 46 टाइम्स तक का रिटर्न दिया। फोर्थ एग्जांपल है निनटेक सिस्टम। ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। जब ये अपना आईपीओ लेकर आए थे तो टोटल कंपनी की वैल्यूएशन 12 करोड़ की थी। आज Okay. आज भी ये कंपनी 850 करोड़ की वैल्यूएशन के आसपास है। द शेयर प्राइस हैव बिकम क्लोज टू 45 टाइम्स, और मतलब इन लास्ट 9 इयर्स की ये जर्नी है, और CAGR रिटर्न भी इसका भी 40% प्लस का है। फिफ्थ कंपनी अद्वैत इन्फोटेक। ये नोएडा दिल्ली NCR बेस्ड कंपनी है। ये पावर ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन लाइंस वगैरह की एक्सपेंशन में है, एंड अगेन इन लास्ट 5 इयर्स जर्नी, ये 2021 में ही इनका आईपीओ हुआ था। 5 इयर्स की ऑलमोस्ट जर्नी हो चुकी है इनकी। द शेयर प्राइस हैव बिकम क्लोज टू 43 टाइम्स। तो अगेन इसका भी जो CAGR रिटर्न है इज क्लोज टू 119%। तो
इनफैक्ट वो जो मैं बात बता रहा था कि 1200 में से एवरी फोर्थ फोर्थ कंपनी, कंपनी, तो 290 है एग्जैक्टली, अगर 300 हो जाती तो वो एग्जैक्टली मतलब एवरी फोर्थ हो जाती, तो 290 में से अगर मैं पहली 100 कंपनीज की लिस्ट निकालूंगा तो दैट विल बी मोर देन 10x, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट होराइजन विल बी बिटवीन 4 to 5 years. ओके। तो राजेश, जैसे लाइक वी हैव स्पोकन अबाउट एग्जांपल कि जैसे ये सारे स्टॉक्स मतलब जिन्होंने इतने अच्छे रिटर्न दिए एसएमई स्पेस में, नाउ लाइक फॉर अ इन्वेस्टर जो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करता है, सो एंड हर लार्ज कैप की जर्नी भी ऐसे ही शुरुआत होती है, सो अगर आप मुझे उसके बारे में बताएं कि लाइक फॉर एग्जांपल जो बड़े स्टॉक्स थे व्हेन दे गॉट लिस्टेड, उनकी जर्नी कैसी, बिकॉज सी लाइक लार्ज कैप इफ यू सी, अगर हम अभी लार्ज कैप की बात, लास्ट 3-4 साल के रिटर्न्स लाइक और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड एट अ पेस, बिकॉज आपको पी री रेटिंग तो नहीं मिलने वाला है, आपकी जो भी ग्रोथ होगी दैट इज अर्निंग्स ग्रोथ। सो नाउ इफ यू कैन जस्ट टेल मी कि जैसे जो बड़े स्टॉक्स आज जो लार्ज कैप्स है उनकी जर्नी जब वो लिस्ट हुए थे, स्मॉल कैप या जो भी पे लिस्ट हुए थे, उनकी जर्नी कैसी रही? तो हम उन कंपनीज की बात करेंगे सौरभ जी जो 500 करोड़ से नीचे में लिस्ट हुई थी। आई गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दैट सो दैट अगेन रिलेटेबिलिटी बन सके। तो पहली एग्जांपल आती है आइशर मोटर की। आइशर मोटर है ना, बुलेट, वेरी फेमस प्रोडक्ट। 1992 में आईपीओ आया था, सिर्फ 35 करोड़ की वैल्यूएशन थी आईपीओ पे कंपनी की। टोटल कंपनी वाज अवेलेबल एट 35 करोड़। 1 करोड़ अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो इन 33 years it has become 4,461 crores. 4,004। एंड आई एम टॉकिंग ओनली स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन। मैं डिविडेंड्स को वापस से रीइन्वेस्ट करो वो सब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टॉक प्राइस की एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। सेकेंड कंपनी, जैसे आपने अभी नाम पहले लिया था HDFC बैंक, 1995 में जब इसका आईपीओ आया था तो 400 करोड़ की वैल्यूएशन थी तब कंपनी की। आज तकरीबन क्लोज टू 15 लाख करोड़, पौने 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड इन 30 years 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम क्लोज टू 2025 करोड़, 2025 करोड़ के आसपास है। थर्ड कंपनी एशियन पेंट्स, 135 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था इसका। आज मोर देन 2 लाख करोड़, 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। 1982 में आईपीओ आया था। एंड दीज आर वेरी पॉपुलर नेम्स, मतलब हर कंपनीज के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फोर्थ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, तकरीबन 1000 करोड़ के करीब इसका आईपीओ आया था 1977 में। तो इट वाज इवन बिफोर लॉट ऑफ इवन सेंसेक्स की भी तो फॉर्मेशन नहीं थी हुई। और आज कंपनी तकरीबन 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। एंड द स्टॉक प्राइस हैज बिकम क्लोज टू 1425 टाइम्स। इवन एशियन पेंट्स की बात करूं तो उसने भी तकरीबन 1650 गुना का रिटर्न दिया है। तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 1650 करोड़। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री के बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं पहले पीछे की तरफ चल रहा था, 90 से 80s, 80 से 70s, अब 90 से आगे आते हैं। तो 2003 में कंपनी आई थी डिविस लेबोरेटरी, अगेन वेरी फेमस कंपनी टुडे। जब कंपनी आईपीओ लेकर आई थी तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वाज 140 करोड़। इन 22 years it has become close to 1,60,000 crore market cap. And 1 crore investment has become 950 crores. Again with the riding this company's investment, मतलब एक आदमी ऑलमोस्ट 1000 गुना अपने पैसे कर चुका है। डिविस लेबोरेटरी के बाद जॉकी ब्रांड है ना, फेमस पेज इंडस्ट्रीज, 2007 में उसका आईपीओ आया था। 401 करोड़ की वैल्यूएशन थी, 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था। आज कंपनी तकरीबन 50,000 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 120 करोड़। अगेन मतलब वेरी रिलेटेबल, क्योंकि जॉकी अगेन बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा इन्फोसिस की बात कर सकते हैं। इन्फोसिस का जब 1995 में आईपीओ आया था तो 150 करोड़ की वैल्यूएशन थी तब टोटल कंपनी की। एंड इंटरेस्टिंगली आईपीओ वाज बेल्ड आउट, मतलब आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ था। तो मॉर्गन स्टैनली ने 13 करोड़ रुपए डाल के आईपीओ को बेल आउट किया था, तब आईपीओ जाकर पूरा सब्सक्राइब हुआ था। एंड टुडे दैट 150 करोड़ कंपनी हैज बिकम क्लोज टू 6 लाख करोड़, मतलब पौने 6 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। एंड 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 260 करोड़ इन इन्फोसिस एज वेल। मैं एक एग्जांपल इसमें सौरभ जी पकड़ता हूँ जिसमें वो 500 करोड़ से थोड़ा बड़ी टिकट साइज में कंपनी है, अगेन वेरी रिलेटेबल, मारुति है ना, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड हो गया। 2003 में इसका आईपीओ आया था। तो इसका जब आईपीओ आया था तो टोटल वैल्यूएशन 3600 करोड़ थी। आज कंपनी तकरीबन 4,80,000 करोड़, मतलब लगभग 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड द कंपनी हैज गिवन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बिकम क्लोज टू 101 करोड़ इन 22 years। तो लेस देन 5,000 करोड़ का मैंने वैसे मतलब और
Yes. बकेट लेना शुरू किया था इसमें एग्जांपल्स वाला। मोस्टली मैंने 500 करोड़ से नीचे वाला बकेट लिया है, बट एक दो एग्जांपल्स आई वांटेड टू कवर इवन फॉर द बिगर कंपनीज, तो दे हैव ग्रोन वेरी वेल। अब इसमें हमने सौरभ जी क्या देखा कि जो इनिशियल 4 से 7 साल की जर्नी है, सबसे ज्यादा पैसा उस वाले फेज में बना है। अगेन मैं एग्जांपल से बात करता हूँ ताकि आप सब मतलब रिलेट कर पाएंगे। पहली एग्जांपल मारुति से ही स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम 3600 करोड़ इट बिकेम ऑन टू बिकम 45,000 करोड़ इन फर्स्ट 6 ईयर्स। Okay. तो 3600 करोड़ से 3600 करोड़ से ये 45,000 करोड़ पहले 6 साल में बन गई थी 13 गुना, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 43%। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कंपनी ग्रो नहीं हुई, 45,000 करोड़ से भी 4,80,000 करोड़ हुई है। वो 11x की जर्नी को करने में 16 साल लग गए। Yes. और वो 16 साल में CAGR रिटर्न भी तकरीबन 16% का है। Yes. सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल पेज इंडस्ट्रीज, वही जॉकी ब्रांड की लेते हैं, तो 400 करोड़ से 13,000 करोड़ 33 टाइम्स फर्स्ट 7 ईयर्स में बन गया, Okay. गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ 64%। पर 13,000 से 50,000 मतलब 4 गुना होने में ऑलमोस्ट और जो ये वाली जर्नी है उसको ऑलमोस्ट 11 साल लग गए, गिविंग अ CAGR रिटर्न ऑफ ओनली 13%। सिमिलरली अगेन फेमस कंपनी डिविस लेबोरेटरी की बात कर लेते हैं, तो 140 से 8400 करोड़ की जो जर्नी थी, पहले 4.5 साल में ये 60x हो गया। Okay. अगेन CAGR रिटर्न कितना था? 148%। ऐसा नहीं है कि वो 8,400 करोड़ के बाद नहीं बढ़ी, ग्रो उसके बाद भी हुई। आज 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पर इस 18 गुना या 17-18 गुना होने में ऑलमोस्ट 18 साल की जर्नी भी लग गई, और CAGR रिटर्न भी अराउंड 18% का है। तो हम इस इनिशियल फेज को 4 to 7 ईयर्स वाली जर्नी को ज़्यादा राइड डाउन करना चाह रहे हैं। अब आप रिलेट भी करना पाएंगे। मैंने अभी नॉलेज मेरीन की बात की, आज ड्रेजिंग सर्विसेज क्या होता है मुझे नहीं लगता बहुत लोग बता भी सकते हैं। Yes. और उसमें 146% का CAGR था। मैं अब डिविस लेबोरेटरी के साथ उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ जस्ट फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव, जो 148% इन दैट ईरा उसने जनरेट किए। ये कंपनीज भी बहुत पॉपुलर हो जाएंगी आफ्टर मे बी अ डिकेड और आफ्टर 2 decades when we will be seeing these companies growing in front of our eyes, और हम कहेंगे यार हम लोग तो यहीं थे, बट व्हाई डिडंट वी रियलाइज कि ये कंपनीज इतनी पेस से ग्रो कर रही थी, किसी ने कवर ही नहीं किया। तो उसी चीज़ को हम अनटैप करने की कोशिश कर रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग इन SMEs। तो राजेश जी, जो मैं समझना चाह रहा हूँ, तो योर फिलोसफीज की कंपनी आइडियली 500 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे यू इन्वेस्ट, एंड जब कंपनी इन द इनिशियल 5-7 ईयर्स जब कंपनी लगभग 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो जाए, लाइक 5,000 करोड़ के आसपास आ जाए, देन बेसिकली यू एग्जिट, बिकॉज उसके बाद कंपनी बढ़ने का स्कोप तो है, बट जो CAGR रिटर्न है इन द इनिशियल फेज, जो सबसे मैक्सिमम पी रेटिंग होगी वो इन द इनिशियल 5 to 7 ईयर्स। दिस इज योर फिलोसफी। एंड लाइक फॉर टू बैक दिस अप, जैसे आपने मुझे एग्जांपल भी दी, HDFC बैंक, डिविस लैब, सबने मतलब लाइक दे हैव ग्रोन इनटू ह्यूज कंपनीज, बट जो स्टार्टिंग में, जैसे आप डिविस लैब का एग्जांपल दे रहे थे, 140 करोड़ का मार्केट कैप 8,400 हो गया स्टार्टिंग के ही 5-6 साल में, जिसमें 140% CAGR। देन कंपनी बढ़ी, बट जो CAGR था 18-20% का था। सो दिस इज योर कोर फिलोसफी एंड इसी पे आप फोकस कर रहे हैं। सो नाउ सी, आई नो दिस स्पेस इज गुड, लाइक अगर हम इसको निफ्टी से कंपेयर करें तो रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बट लाइक एक बात आती है कि हर, जैसे हम इन्फोसिस की बात करते हैं, विप्रो की बात करते हैं, उसी में एक सत्यम भी आता है, जो मतलब हम जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इसमें डाला होता, बट जैसे इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस। सो मुझे इस पे आई वांट टू नो, बिकॉज द रिस्क इन दीज कंपनी, जैसे बहुत सारे बैंक शुरू होंगे पर एक ही HDFC बैंक बन पाया, इतनी कंपनीज थी IT में, इन्फोसिस विप्रो 1-2 ही बन पाए, बट सत्यम जैसी कंपनीज भी आ गई। So I want to know on the risk perspective. You see, I know return perspective, this is good. You've given a lot of good examples. But मैं अगर सोचूं कि अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मुझे इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना भी है, SMEs में. So I want to understand what are the risks involved in this. If I'm willing to make this 100% kind of CAGR, जो इंडेक्स ही दे रहा है, so इसमें मेरी रिस्क क्या इन्वॉल्व है? तो if you can just cover the risk in this SME investing, जैसे सत्यम का मैंने बोला कि जैसे वो
जब इन्वेस्ट किया लोगों को लगा सत्यम, पीपल यूज्ड टू से कि उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है सत्यम को फॉर बेस्ट जी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हम्म, एंड दे डिड द बिगेस्ट फ्रॉड। राइट सो वैसे क्या रिस्क इन्वॉल्व है इन एसएमई इन्वेस्ट? राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि रिटर्न्स के साथ रिस्क भी समझने बहुत ज़रूरी है सौरभ जी। तो आई थिंक इसको भी हम एक डिटेल्ड डिस्कशन में कवर करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार जो हम देखते हैं कि लोग एसएमईज को पेनी स्टॉक्स के साथ मिक्स करते हैं। तो पेनी स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स हैं? जो कि एक काइंड ऑफ लिफाफा कंपनीज हैं, जो कि हो सकता है कि ऑपरेशंस में ही ना हो, कोई कंपनी का रेवेन्यू ना हो, कैश फ्लोज ना हो। ऐसी कंपनीज जो बेसिकली हो सकता है 30 40 50 ईयर्स पहले या इवन 100 ईयर पहले कभी लिस्ट हुई थी और अभी मतलब लिस्टेड जरूर है एक्सचेंज पे बट ट्रेड नहीं हो रही। यस, उसको जनरली पंप एंड डंप किया जाता है बाय एन ऑपरेटर। कोई ना कोई न्यूज़ चला दी जाएगी, इसमें जी रिलायंस स्टेक खरीद रहा है, इसमें अदानी स्टेक खरीद रहे हैं, या फिर कोई एक्स वाई जी समथिंग फ्लैशी विल बी मतलब जो सर्कुलेट किया जाएगा। एंड बहुत बार इन्वेस्टर्स ट्रैप में भी आ जाते हैं। बट हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। यस, So we invest only in SMEs. तो SMEs are profitable companies. These are having definite मतलब proper cash flows हैं और कंपनीज के अच्छे खासे रेवेन्यूज हैं। कोई 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। 500 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी कोई यस। है ना, कोई छोटी कंपनी तो नहीं है ग्लैड इंडिया में आपने देखा जाए। क्लैरिफाई किया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है एसएमई मतलब कि छोटा स्टॉक 5 रुपए का 10 रुपए का, हाँ बट बेसिकली दीज कंपनीज ऑलरेडी हैव अ डिसेंट कैश फ्लो। एंड जो पेनी स्टॉक्स है, जो आपको मैसेजेस आते हैं, दोज आर पेनी स्टॉक्स कि भाई जी। इसमें डाल दो, 2 रुपए का स्टॉक है, तो उसमें तो आपको कभी नहीं करना है। बट एसएमई लाइक आई नो, आई एम श्योर काफी ड्यू डिलिजेंस होगा, बट यू आर सेइंग कि एसएमईज लाइक बिलो 500 करोड़ मार्केट कैप भी ऐसी कंपनीज है जो ऑन ग्राउंड अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका पॉपुलर होने की देरी है। पॉपुलर होने की देरी है। देखिए कोई भी अभी मैं जो भी पहले भी बात कर रहा था कि जो भी कोई नई इंडस्ट्रीज आती है वो पुराने प्लेयर्स कभी भी कैप्चर नहीं कर पाते। मतलब एग्जाम्पल से बात करते हैं, सोलर की नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई लगनी, पुरानों में से कितने लोग आकर सोलर का काम कर पाए? वी गॉट न्यू न्यू पीपल लाइक वॉरी, है ना, अदानी ने भी आकर अभी स्टार्ट किया Yes. है। तो नए लोग आए हैं इस बिजनेस में और बहुत लंबी लिस्ट है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर है, बहुत लंबे मतलब अच्छे खासे नाम हैं जो सोलर का काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सिमिलरली डिफेंस में नई कंपनीज आनी स्टार्ट हुई। मतलब कोई भी ऐसा आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखती जो पहले मतलब मैसिव थी और उन्होंने अपना डिफेंस का एक पूरा आर्म स्टार्ट कर लिया। इनफैक्ट सारे के सारे ही नए प्लेयर्स आ रहे हैं। इवन जो अभी इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है, पावर, चाहे वो जनरेशन की बात करें, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चाहे स्टोरेज की बात करें, न्यू कंपनीज आर कमिंग अप। अब इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये बिजनेसेस अभी बैंक्स भी नहीं समझते। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैंक्स और एनबीएफसीज इनको बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट्स पे मतलब लोन्स प्रोवाइड करते हैं और इनके लिए फिजिबल हो जाता है उसी वजह से कि आप अपना एक इक्विटी का डिल्यूशन करके पैसा रेज करिए एट अ मच चीपर वैल्यू और वहाँ से वो ताकि बिजनेस को आगे फर्दर एक्सपैंड भी कर पाते हैं। तो एसएमईज में हम जो जनरली देखते हैं कि इनोवेशन बहुत ही अच्छे से इम्बाइब्ड है और ये इनोवेशन मतलब ये धंधे वाले लोग हैं मोस्टली, वैसे बिजनेसमैन हैं जो समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या हमसे चाहती है। मतलब मैं टेक्नोलॉजी स्पेस का हूँ, एसएमईज में मैंने जो चीज़ देखी कि टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ हो रही है, इनोवेशन बहुत हाई है एज कंपेयर टू जो जनरल परसेप्शन या हमारा परसेप्शन क्या रहता है कि स्टार्टअप्स में मे बी इनोवेशन है ना सिर्फ वहीं हो सकती है। बट सिर्फ एक ऐप बनाने से या कल एआई का नाम यूज़ करने से, Yes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम यूज़ करने से आपका बिजनेस का प्रॉफिटेबल होना या कैश फ्लोज होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि भाई मिट्टी हटाना, मैं मिट्टी को हटाने के लिए भी कितना मतलब उसके बीच में भी कितनी इंजीनियरिंग है वो मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब इट विल बी अमेजिंग टू नो कि अच्छा ये कुछ हो रहा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, सुनने में तो ऐसा लगता है कि अच्छा शायद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वायर बन रही होंगी या कुछ ऐसा है, पर आज की डेट में अंडरग्राउंड वायरिंग की पूरी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। पहले ट्रांसफार्मर्स थे, अब नए रिले सिस्टम्स आ रहे हैं जो कि पावर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प आउट करेंगे। बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स बन रहे हैं, अलग अलग रेयर मेटल्स का ना कितना भी पॉपुलर थीम बनती जा रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इनोवेटिव हैं। तो उतनी अवेयरनेस इस वजह से भी नहीं है। हाँ, मे बी 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन एवरीबडी विल नो
लेकिन 1995 नोबडी न्यू HDFC बैंक। Yes. तो लोगों को प्राइवेट बैंकिंग के बारे में मतलब ही नहीं समझ में आता था। लोग को लगता था अगर पैसे डालने हैं तो वो Government. फिर गवर्नमेंट बैंक ही है, या फिर इन्फोसिस के बारे में किसी को क्या समझ में आता था। तो वो सब चीज़ों को हमें पहले समझना है कि इस वक्त इनोवेशन या टेल विंड्स हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं, कि कहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, कहाँ पे एज अ ह्यूमन बींग्स, एज अ कंट्री, वेयर व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर, कि किस तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और उसको कौन लीड कर रहा है। अगर मैं अब रिस्क्स के बारे में बात करूं कि रिस्क क्या है, तो हमने पहले पेनी स्टॉक्स के साथ है ना उसका एक कंपैरिजन किया। जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इट इज नॉट अबाउट SMEs, इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस। सत्यम वाज नॉट एन SME व्हेन इट गॉट बस्टेड। Yes. तो जब भी आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो दो ही तरह के रिस्क हैं। पहला, कंपनी में हाई डेट नहीं होना चाहिए। अब डेट फाइंड आउट करना किसी भी बैलेंस शीट में इज़ वेरी इजी। मतलब अगर किसी को नहीं भी आता तो शायद 5-10 मिनट में वो सीख भी सकता है नेट पे गूगल करके कि यार अच्छा कंपनीज की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ कहाँ कैसे देखते हैं, कंपनीज के ओवरऑल डेट ऑब्लिगेशन कितनी है। तो ज़्यादा डेट वाली कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब भी मार्केट का एक डाउन साइकिल आता है, जब भी कोई कंपनी अपने डेट को सर्विस नहीं कर पाती, एक ऑब्लिगेशन में फंस जाती है, वहाँ पे हमने देखा कि वो एक विशियस साइकिल में फंस जाती है, उसमें से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना डेट टू इक्विटी <1 होना चाहिए? हम जनरली डेट टू इक्विटी <2 पर भी कंफर्टेबल है। ओके। हमारा मेन मुद्दा डेट टू इक्विटी के साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको क्या बताता है कि आपके पास अभी कितनी लिक्विडिटी है, ताकि आप अपने डेट को कितना सर्विस कर पाएंगे, है ना। तो अगर मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा है, मतलब मेरे पास चाहे डेट कितना भी है, मेरी प्रेजेंट लिक्विडिटी से मैं उसको 3 गुना अपने डेट को सर्विस कर पा रहा हूँ, तो वी बिकम मोर कंफर्टेबल। Okay, तो so basically, so the point you made is कि like भले SME space हो, large cap हो, कोई भी हो, companies generally fall या fail because high debt होता है. So to identify that, debt to equity <2 हो and interest coverage ratio <3 हो. 3 हो। ठीक है, and any other risk involved? सेकेंड इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में बोल देते हैं कि बंदे की नीयत कैसी है, Yes. फाउंडर की नीयत कैसी है, उसको जरूरी समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको भी फाइंड आउट करने के लिए देर आर प्रॉपर मेथोडोलॉजीज विच हैव गॉट डेवलप्ड। इसके लिए हम बोलते हैं इसे फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस करना कंपनी की। इसमें भी 4 प्राइम पिलर्स हैं। पहला होता है कि ऑन फील्ड जाकर ड्यू डिलिजेंस करना, इसको स्कटल बट इन्वेस्टिंग भी बोल देते हैं। ऑन फील्ड में जाकर आप उनका प्लांट विजिट करते हैं, आप मैनेजमेंट से मिलते हैं, आप फाउंडर से मिलते हैं। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे नहीं है किया जाता सौरभ जी, एवरी 6 to 9 months यू गो बैक एंड सी कि अभी क्या ग्राउंड रियलिटीज़ है। ये तो नहीं है कि उन्होंने जो 100 करोड़ रेस किया था वो जाकर बाद में पता लगा कि 2 ऑडी खरीद लाए 5-5 करोड़ की, और एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं हो रहा। वो जब आप जाएंगे तभी मतलब आपको समझ में आएगा। और कई बार ही मतलब ये तो चलो ये बिल्कुल है, जैसे अभी जेंसॉल में ऐसा ही कुछ हुआ, लाइक द मनी रेज्ड वाज, जैसे अपने बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला है कि ऑन ग्राउंड जाकर आप समझिए बिजनेस को। द सेकेंड इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या है कि भाई कंपनी में फाउंडर कैश तो नहीं एडजस्ट कर रहा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं कर रहा, अनरिलेटेड बिजनेस को अपने बिजनेस में तो नहीं दिखा रहा। ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं जब वो बिजनेस ही अलग था पर अपने बिजनेस में दिखाया जा रहा है जस्ट कि मैं रेवेन्यू को और प्रॉफिट को घुमा के दिखा सकूं, थोड़ा बढ़ाकर दिखा सकूं। क्योंकि बहुत बार लोग बैलेंस शीट या कैश फ्लोस देखने की बजाय सिर्फ P&L स्टेटमेंट देखते हैं, तो वो बढ़ाकर दिखाना के लिए देर आर थिंग्स जो कि फाउंडर्स करते हैं, उसको पकड़ने के भी बड़े आराम से अच्छे तरीके हैं। अगर कोई कंपनी कहती है मेरी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आप टैक्स कितना भर रहे हैं, yes. और अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो आप एडवांस टैक्स कितना भर रहे हैं पर क्वार्टर। वो अब इनकी भी अलग अलग रेशियोज हैं, मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है कि कैसे FDDs की जाती है, और उसके ऊपर भी सर्टिफिकेशंस है। मतलब देयर आर पीपल हु गेट क्वालिफाइड कि उनका काम ही सिर्फ कंपनीज के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स पकड़ने का है। तो मतलब इन सब चीज़ों को ऊपर ध्यान देना है आप लोगों को। थर्ड है लीगल ड्यू डिलिजेंस। बहुत बार मैनेजमेंट्स जो आती हैं वो शेडी नेचर की हैं। मैं एग्जाम्पल से कुछ अगेन कोट करता हूँ कि या तो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, या फिर कोई बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस
या जीएसटी के नॉन कंप्लायंसेस या इनकम टैक्स से नॉन कंप्लायंसेस ना हो उनके अगेंस्ट। देखिए एक दो केसेस हों और उसके उनके पास आंसरिंग हो, समझ में आता है, पर कई कंपनीज में फाउंडर्स के 50-50 केस लगे होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो पता लगता है कि भाई हर साल उनको नोटिस जाते हैं और वो फिर मतलब एक लीगल उसमें चलते रहते हैं कि ठीक है जी वहाँ पर ही हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टर अपनी टीम को, मैनेजमेंट टीम को बार बार चर्न ना कर रहा हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बार बार चर्न ना कर रहा हो, ऑडिटर्स को बार बार चर्न ना कर रहा हो। ऑडिटर्स के लिए जो कॉम्पनसेशन है वो ऑब्नॉक्शियस लेवल पे हाई नहीं होने चाहिए। सत्यम के केस में वो थे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो प्रॉब्लम है। जेंसॉल की एक पेरेंट सॉरी सिस्टर कंसर्न कंपनी थी ब्लू स्मार्ट, वो हमारे पास फंडिंग के लिए आए थे। तो हमने जब ऑन ग्राउंड ड्यू डिलिजेंस किया, ऑल्दो हम तो अभी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पे पहुंचे ही नहीं थे, हमें ऑन ग्राउंड ड्यू डिलिजेंस में ही फाउंडर के लिए अच्छी फीडबैक नहीं आई, जबकि जेंसॉल वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ रिटर्न्स एंड वी नेवर इन्वेस्टेड इन दैट स्टार्टअप इन द ब्लू स्मार्ट। अदरवाइज अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो ब्लू स्मार्ट वाज प्रोवाइडिंग एक्चुअली वेरी गुड सर्विस। तो इनिशियली हमें लगा कि शायद एक अच्छा बिजनेस का मोड बन रहा है, बट व्हेन वी डग डीप वी रियलाइज कि मे बी मतलब वी कैन स्किप दिस, कि फाउंडर्स के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग फीडबैक नहीं आ रही जितना हमें सुनने में अच्छा लगता। इवन अभी भी हम कंपनीज देखते हैं जो एसएमई आईपीओ के लिए आती हैं, तो डीआरएचपी में सब कुछ मेंशन होता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस। कई बार आदमी हमसे ये भी पूछते हैं कि सर ये कहाँ से देखें, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कहाँ है। भाई डीआरएचपी में ही सारी इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करके एक मर्चेंट बैंकर का काम है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का, हम उसको पढ़ने का काम हमारा है, उसको देखने का काम हमारा है। तो उसमें जितने भी केसेस अगर कोई चल रहे होंगे, मैनेजमेंट का एट्रिशन अभी आजकल जैसे काफ़ी फेमस हो रहा है कि बोर्ड की टीम है ना, मैनेजमेंट टीम का एट्रिशन रेट कैसा है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने एक कंपनी थी जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था, वेयर वी मेड एक्सेप्शनल रिटर्न्स, मतलब हमने अभी भी 25-30 गुना रिटर्न बना चुके हैं, आनंद राठी का, उसका एट्रिशन रेट ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% का था। तो ये मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी भी चीज़ें आती हैं कि जब आप देखते हैं यार दिस इज अ वाओ, कि सेल्स की टीम वो भी प्राइवेट वेल्थ मैनेज कर रही हो और स्टिल मतलब लोग पोच ना कर रहे हो, दूसरी कंपनीज पोच ना कर रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। बट व्हाट इज बाइंडिंग देम टू स्टिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पिलर इज द टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस। बहुत बार फाउंडर्स ट्राई टू ओवर सेल देमसेल्स, वो बोलेंगे हमारे पास ये पेटेंट है, ये आईपी है, जब जाकर चेक करते हो तो पता लगता है अभी तो पेटेंट अप्लाई भी नहीं हुआ है। या फिर वो बोलते हैं हमारे पास इतनी ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक एक्चुअली में उनकी एलओआईज कितनी आई हुई हैं, वो कितनी कन्वर्ट होंगी ऑर्डर बुक्स आपकी हर साल, मतलब देर आर अगेन डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके ऊपर आप ये सब चीज़ें जज करते हो। तो ये 4 पिलर्स के ऊपर आप ये फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस करते हो एंड देन यू गो इन एंड इन्वेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत एग्जांपल्स आती हैं। रिसेंट मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, अगस्त में एक कंपनी आई थी लिस्टिंग होने के लिए, तो दे यूज्ड फैंसी नेम्स, दे यूज द वर्ड कि डिफेंस में हमें 35% रेवेन्यू, 65% रेवेन्यू रेलवेज का है। एंड व्हेन वी वेंट एंड चेक्ड विद द मैनेजमेंट टीम कि आपके पास डिफेंस का अगर आप कह रहे हो 35% रेवेन्यू है, तो आप डिफेंस में बना क्या रहे हैं। वी वर वेरी एक्साइटेड एज द अदर इन्वेस्टर्स। तो दे सेड कि हम अभी डिफेंस का भी कोई ऑर्डर्स नहीं हमें मिले हैं, इन नेक्स्ट 3 to 4 years वी विल स्टार्ट मेकिंग। तो व्हेन वी पॉइंटेड इट आउट यार कि आप डीआरएचपी में कैसे डाल सकते हो कि हमारी 35% की मतलब रिकग्निशन है रेवेन्यू की फ्रॉम डिफेंस, जब आपका अभी तक कुछ मतलब आपने 3 लाख रुपए का भी अभी तक बिल नहीं किया है डिफेंस को। तो देन दे सेड कि जी हम इसको ठीक कर लेंगे आरएचपी में, बट वी वर अमेज्ड कि उन्होंने आरएचपी में भी उस चीज़ को करेक्ट नहीं किया। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट को पता है कि इस वक्त जो फैंसी नेम्स चल रहे हैं अराउंड डिफेंस, अराउंड रेलवेज, तो दे वांट टू टैप दैट। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वी वेंट टू चेक कि रेलवेज में उसका कैसा बिजनेस है। रेलवेज में भी हमें कोई अच्छी फीडबैक नहीं आई। हमने उनके कॉम्पिटिटर्स से भी बात करी, कुछ वेंडर्स से बात करी, तो वी वर हैप्पी टू स्किप दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो लिस्टिंग अच्छी हुई है उस शेयर की, बट वी आर नॉट इन एनी लाइक फोमो कि यार कोई भी ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है। हमें लगता है कि वी डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस इनफ कि हमें हमारे जो पैरामीटर्स हमें समझ में आते हैं उसके हिसाब से ये चीज़ सही नहीं आ रही, तो इट इज़ बेटर टू सिट आउट। Agreed. And आपने एक वैलिड पॉइंट किया, लाइक बेसिकली अवॉइड कंपनीज व्हिच आर हैविंग हाई डेट
तो उसके लिए हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू इक्विटी देख सकते हैं एंड अवॉइड कंपनीज बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीगल केसेस एंड बिकॉज ये इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चीज़ जो करनी है. बट नाउ माई क्वेश्चन कम, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, जब मैं अभी कोई साइट पे जाता हूँ, आई कैन फाइंड कि यार ये म्यूचुअल फंड्स है, मुझे यहाँ डालना है. इफ़ आई वॉन्ट टू एक्चुअली मुझे खुद से अगर कोई एसएमईज में इन्वेस्ट करना है, सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? हाउ डू एटलीस्ट ये कंपनीज में लेके कैसे हो मेरे सामने, क्या स्क्रीनर रन करूँ, what is the process? If you can tell me about this, जैसे I search for companies less than 500 crore market cap, कि भाई मुझे जो भी कंपनीज मार्केट लिस्टेड है जिनका 500 करोड़ से मार्केट कैप कम है वो बताओ, एंड देन आई स्टार्ट माई जर्नी. कैसे, मतलब थोड़ा सा कैसे होना चाहिए प्रोसेस? मतलब अगर स्क्रीनर के हिसाब से अगर ये बहुत बेसिक लेवल पे मैं इस चीज़ को बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत कंपनीज उसके बाद भी हमारी ड्यू डिलीजेंस में हट जाती है. बट एक बेसिक पैरामीटर अगर हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो देखिए 4 इन्वेस्टिंग मॉडल्स हैं. पहला इन्वेस्टिंग मॉडल आता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग का, जिसमें एक बहुत फेमस मॉडल है कैंसलिम. यस, है ना. तो कैंसलिम सी गोज फॉर, मतलब वो पूरा का पूरा एब्रीविएशन है, अगर कोई भी गूगल करना चाहे, कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग की कंपनीज की लिस्ट निकाले. यस, जनरली हम 3000 करोड़ से नीचे या 5000 करोड़ से नीचे कैंसलिम से सारी कंपनीज की लिस्ट निकालते हैं. जस्ट टू गिव अगेन कॉन्टेक्स्ट, 1000 करोड़ से नीचे अभी 3600 कंपनीज लिस्टेड है. तो यूनिवर्स इज वेरी ह्यूज. एंड बिटवीन 1000 करोड़ टू 5000 करोड़ तकरीबन 1000 कंपनीज लिस्टेड है. सो यू सेइंग 1000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप में 3600 कंपनी अभी लिस्टेड है. तो ये 4600 कंपनीज के करस्पॉन्डिंगली आप कैंसलिम रन करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग के मॉडल से, आपके पास एक लिस्ट ऑफ लेट्स से 200-250 कंपनीज आ गई. सो दिस इज द यूनिवर्स जिस पे आप रिसर्च चालू करेंगे. उसके बाद आप सेकंड आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, कि आप वैल्यूएशंस को देखते हैं. उसमें 2-3 बहुत फेमस मॉडल्स हैं ऑब्वियसली, है ना. वॉरेन बफे, बेंजामिन ग्राहम का जो हम कहते थे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कि बेसिकली कंपनी अगले 5 साल में आज उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कितना कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी अगर मैं आज के प्राइस पे उसको डिस्काउंट करूं, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. सेकंड इज रिलेटिव वैल्यूएशन, कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में या अपने ही खुद के हिस्टोरिक पीज के हिस्टोरिक मल्टीपल्स पे वो कैसा ट्रेड कर रही है. तो वैल्यूएशन से आपको उसमें से आप नैरो डाउन करेंगे कुछ कंपनीज को. वैल्यूएशन के बाद थर्ड आता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग. मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी आज की डेट में बहुत अच्छा पिक कर रहा है. मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या है कि कौन से सेक्टर्स में या कौन सी कंपनीज में आज की डेट में तेजी है. एंड जनरली ये भी थीम्स जो बनती हैं वो ओवर क्वार्टर्स बनती हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन बढ़ी. आपको ये थीम समझ में आना शुरू होगा. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पिछले 4-5 साल से सोलर की थीम चल रही है, एंड ये अभी भी अगले 10 साल के लिए इंटैक्ट है. डिफेंस के लिए अभी भी ये थीम स्टार्ट हुई है, मतलब वी हैव स्टिल नॉट बिगन. मुझे तो ऐसा लगता है डिफेंस में इतना काम होने वाला है, पावर में अभी बहुत सारा काम होने वाला है. तो आपको मोमेंटम के सेक्टर्स और उसके करस्पॉन्डिंगली कंपनीज की एक अगेन लिस्ट मिलेगी. एंड फोर्थ कम्स एज जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स. कई बार ये कंपनी क्या कि अब मैंने 1000 करोड़ रुपए मेरे रेज किए और एफडी में डाल के उससे 10% कैश जनरेट कर लिया, बट आई हैव नॉट जनरेटेड इट फ्रॉम ऑपरेशंस. ये तो मुझे तो इंटरेस्ट इनकम आई है, या फिर मेरे को कोई जिसको बोलते हैं ना कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है उसके करस्पॉन्डिंगली इनकम आई है. तो ऑपरेशन से जो बिजनेस, कई बार कंपनीज अपने आप को ग्रो करने के लिए अक्वायर भी कर रही होती हैं. आपको देखने के लिए ऑपरेशन से वो अपना कैसा प्रॉफिट निकाल पा रही है, उसमें मार्जिन कैसे है. तो ये चारों इन्वेस्टिंग मॉडल्स बहुत फेमस है. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सौरभ जी की कौन सा मॉडल अच्छा है, तो मैं बोलूँगा कि इन चारों का अमेलगमेशन बेस्ट मेथड है. सो इफ आई समराइज दिस, जैसे अगर मैं सिर्फ 1000 करोड़ के नीचे की कंपनी देखूँ तो 3600 कंपनीज है. उसमें मैं अगर थोड़े से बेसिक और फिल्टर्स लगाऊं तो 250 कंपनीज आती है कैंसलिम में, और ये सब लगाने के बाद देन बेसिकली थोड़ा सा वैल्यूएशन पे हम स्टडी कर सकते हैं, रिलेटिव वैल्यूएशन देख सकते हैं. बट माय क्वेश्चन इज, जब यू मेंशन कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड लाइक, सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये थीम मतलब आज है, अगले 5 साल भी रहेगी, 5 साल के बाद 10, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स व्हिच आर बिकमिंग 50x, लाइक आइडेंटिफाइंग वाज वन थिंग, बट स्टेइंग दैट जर्नी कि भाई स्टॉक, जैसे अगर हम सिर्फ डिविस लैब की बात करें, 140 करोड़ के मार्केट कैप का 8400 करोड़ के मार्केट कैप तक वो जर्नी सिर्फ राइड करना, एंड उसके बाद बियॉन्ड, और तो वो लाइक व्हाट इज योर पैरामीटर्स टू, एक तो फर्स्ट देयर आर 2 क्वेश्चंस कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच सेक्टर्स आर इन फ्लेवर, बिकॉज
like abhi kaise sectors to identify, like what is the golden rule for that? One thing which I follow is ki trends are generally like global also. Like if there's a trend in IT sector in India, you will see across geographies that trend is going to last. So first is how do I identify sectors, because I always believe कि हमेशा एक बुल मार्केट में एक सेक्टर लीड करता है. जैसे हम पिछले इतने बुल मार्केट स्टडी कर हमेशा सेक्टर्स ने लीड किया हुआ है. सो हाउ डू आई आइडेंटिफाई दैट सेक्टर, बिकॉज मेरा मोट वही है. उसके अलावा सेकेंड थिंग इज हाउ डू यू डिसाइड व्हेन टू सेल, बिकॉज कंपनीज को ढूंढ के तो लाइक सपोज 250 से 25 कंपनी ढूंढ भी ली, बट द बिग मनी यूज मेड इज बाई सिटिंग कि भाई ये कंपनी में अगर 100 करोड़ के मार्केट कैप को 10,000 करोड़ तक भी बैठ रहा हूँ, सो वो कैसे, लाइक हाउ डू यू सेल? तो 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपने, मैं एक एक करके आंसर Yes. करता हूँ. पहले आपने पूछा मोमेंटम कैसे, हाउ हम डू यू कैसे, आइडेंटिफाई? तो फंडामेंटल एनालिसिस में मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि प्राइस बढ़ना शुरू हो गया तो वो मोमेंटम में आ गया. हमारे लिए इट इज बिफोर दैट. तो हम क्या करेंगे कि हम जो कॉन कॉल्स होती हैं, कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट के साथ अगर आप जाकर बैठेंगे तो वो वहाँ पर बताते हैं कि अच्छा मेरा ये जो प्लांट है वो दिसंबर से चालू हो जाएगा और उसमें 3 महीने की अर्निंग्स इस दिसंबर के चालू होने से अगर मान लीजिए पिछले साल मेरे पास 1 प्लांट था और अब 2 प्लांट हो गए तो इस बार 3 महीने की अर्निंग्स एक्स्ट्रा इस प्लांट से आएंगी, अज्यूमिंग पिछला प्लांट 100% यूटिलाइज था. हो सकता है कि वो यूटिलाइजेशन या फिर मैनेजमेंट ये बताएगी कि भाई मेरी जो ओएक्स है वो इस टाइम पे इसलिए बेटर आ रही है. तो वो कॉन कॉल से सबसे ज़्यादा हमें समझ में आता है कि अच्छा यहाँ से, या ऐसा हो सकता है वो न्यू प्रोडक्ट से हो, ऐसा हो सकता है वो न्यू ज्योग्राफी से हो कि इस वजह से मैं एक नए रीजन में चला गया और मुझे वहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पॉन्स मिला. आप अर्ली अगेन समझते हैं मैनेजमेंट से और उसके करस्पॉन्डिंगली ही आप कॉल ले लेते हैं. आपको पता है कि इनका दिसंबर में प्लांट चालू हो गया, जिस बार अर्निंग आएगी उसमें 3 महीने की अर्निंग्स ग्रो होकर आने वाली है. तो वहां से, और क्योंकि वो जैसे मैंने बताया था कि अर्निंग की एक्सपेंशन जब शुरू होती है तो वहीं से मोमेंटम स्टार्ट होता है, वहीं से पी की एक्सपेंशन भी स्टार्ट होती है. तो कहीं ना कहीं वो वहां से हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाली चीजें निकालते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई सेक्टर्स. तो इसके लिए मैं सौरभ जी अगेन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूंगा. इसके लिए मतलब एक तो डेटा ड्रिवन अप्रोच हो सकती है. मतलब बहुत सारे आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स हैं, स्क्रीनर्स हैं जो आपको बताएंगे कि इस वक्त पैसा कहाँ डल रहा है. और वो डेटा ड्रिवन अप्रोच हमें लगता है कि शायद साल या 2 साल लेट होगी, बट आपका कुछ भी मिस नहीं होगा उससे. तो डेटा ड्रिवन अप्रोच में क्या है कि आपके पास वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती हैं कि पूरे क्वार्टर में या पूरे हाफ ईयर में या पूरे ईयर में इस साल सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर या सब सेक्टर्स में हुई. तो उससे पहली बात आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है. द सेकेंड अप्रोच विच वी लाइक इज कीपिंग योर आईज एंड ईयर्स ओपन. आप सुनिए अभी मार्केट में क्या चल रहा है, और वो इजी है आइडेंटिफाई करना. ऐसा बहुत मुश्किल सुनने में लग रहा होगा. मैं एग्जांपल्स अगेन कोट करता हूँ. 2020 की थीम जब स्टार्ट हुई, जो जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो एक शुरू में ही मतलब डिस्कशन स्टार्ट हो गए कि लोग फ्री हैं तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, है ना. बहुत लोग आ रहे हैं कि लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर टर्निंग इनटू रिटेल इन्वेस्टर्स और बिग इन्वेस्टर्स कि अब खाली बैठे हैं तो ट्रेडिंग भी करनी स्टार्ट कर दी या इन्वेस्टिंग भी करनी स्टार्ट कर दी. अब इस थीम को अगर आपने राइड करना है, हमें लगा कि, और हमने ये जो सुनी बात उसकी वैलिडेशन होते भी देखी. जैसे जीरोधा और ग्रो स्पेशली उनके नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ने लग गए, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बढ़ने लग गई. तो हमने इस थीम को राइड करने के लिए 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई करी. तो एक तो ब्रोकर्स के पास स्टॉक ब्रोकर्स हैं. तो अगर आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, चाहे एंजल वन, मैं लिस्टेड की बात कर रहा हूँ, एंजल वन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या आप किसी भी ऐसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ की वजह से आपके ये शेयर इंडिया है या बाकी कंपनीज हैं उसमें आपने अच्छा पैसा बनाया होता. हमने थोड़ा शेयर इंडिया को राइड किया था इस फेज में. फिर एक्सचेंजेस पे ये काम हो रहा है तो बाय द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरीज एक्सचेंजेस आएंगी. अब बीएससी और एनएससी, बीएससी भी किसी टाइम में प्री आईपीओ में मात्र 67 रुपीज़ पे अवेलेबल थी, जो आज शेयर 5000 प्लस है. और एनएससी तो मतलब अभी भी काफ़ी पॉपुलर है अनलिस्टेड मार्केट में. तो हमने एनएससी को राइड किया कि जहां हमने अर्ली बेट किया और तब 25-30 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप था. आज 6 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप है. तो वी आइडेंटिफाइड दिस
थीम कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इवन इसी थीम के करस्पॉन्डिंगली मतलब एक कस्टोडियंस के थ्रू भी हमने एक कंपनी में एंट्री ली है, ऑर्बिस। अगेन इट्स अ Yes. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। तो वो भी हमने आइडेंटिफाई करके उस थीम को प्ले आउट किया, और इसी थीम के बीच में हमने वेल्थ मैनेजमेंट के लिए आनंद राठी को पिक किया। जब हमने वो कंपनी को पिक किया था तो 900 करोड़ की करीब वैल्यूएशन था, 2000 करोड़ के करीब इनका आईपीओ आया था जब मार्केट कैप। आज कंपनी तकरीबन 26,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है, और आज भी हम इसको होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, इन पूरी की पूरी थीम्स में ऑन द कॉन्ट्रेरी पिछले नवंबर से न्यूज़ क्या नहीं स्टार्ट हुई कि भाई सेबी कर्व डाउन करना चाह रही है ट्रेडिंग को। तो अब आपने इसको थोड़ा सा टॉप बनता हुआ लगेगा कि यार टॉप बन रहा है। आपने पहली बार देखा कि ज़ीरोधा या ग्रो कह रही है कि भाई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी। ज़ीरोधा फर्स्ट टाइम कह रही है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी विल कम डाउन, एंड इवन नंबर ऑफ डीमैट्स थोड़े से कम डाउन हुए, डिप डाउन हुए। एक्सचेंजेस का जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी है दैट हैज स्टार्टेड कूलिंग ऑफ। तो आप इनमें से एग्जिट, और इवन मतलब जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से ज़्यादा उनको बिजनेस आता है, तो आप इनको एग्जिट कर सकते हैं। वेयर एज इन आनंद राठी में आज भी अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट में देखेंगे, इन्वेस्टिंग अभी भी थीम बहुत स्ट्रांगली चल रही है, और कोस्टोडियन वाली थीम भी अभी भी बहुत स्ट्रांगली चल रही है, तो उसको आप अभी भी राइड कर सकते हैं। तो ये पहली एग्जांपल है। और थीम्स की बारे में बात करें तो गवर्नमेंट की लिड मतलब सोलर की थीम बनी, चाहे आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सारी की सारी थीम अगर बड़े पिक्चर में देखेंगे तो ये दिस कम्स अंडर पावर। तो पावर जनरेशन हो, तो चाहे पावर स्टोरेज हो, एंड फाइनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन फेजेस है। इसमें जनरेशन में जो भी कंपनीज हैं, द सेक्टर इटसेल्फ इज वेरी बुलिश टिल 2035। अगेन गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सिर्फ इंडिया का 4 ट्रिलियन यूनिट्स का होगा, जिसके लिए 65 टू 70 ट्रिलियन यूनिट्स की अभी इन्वेस्टमेंट अक्रॉस दीज 3 रीजन्स होनी है। 65 टू 70 ट्रिलियन डॉलर मतलब ट्रिलियन रुपीस, जो कि अगेन बेहद मैसिव है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ 10-year चार्ट लाइक टिल 2035। तो पावर जनरेशन में चाहे हम सोलर की बात करें, चाहे विंड की बात करें, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, चाहे न्यूक्लियर की बात करें, सभी सेक्टर्स इटसेल्फ इज लाइक 4 to 5 टाइम्स ऑफ वट एवर साइजेस दे आर। यहां से अगले 10 साल में सेक्टर इटसेल्फ विल बिकम 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो ये एक बहुत बड़ा बढ़िया एरिया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में आज की डेट में इवन इफ आई आस्क पीपल कि आप 5 कंपनीज बता दो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम कंपनीज हैं जो एक्चुअली में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में काम कर रही है। मुझे याद है रिसेंटली मैं यहीं महाराष्ट्र में नई मुंबई में एक कंपनी को विजिट कर रहा था, और उनका भी आईपीओ भी आया था 6 महीने पहले, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो हमें वो कंपनी बहुत पसंद आई थी। तो बैटरी एनर्जी स्टोर, क्योंकि पावर जनरेट भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं स्टोर भी करके रखोगे। तो ये भी, और आपने इसके करस्पॉन्डिंगली रेयर मेटल, इसके बाय प्रोडक्ट्स भी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में अब लगने वाली जो इक्विपमेंट्स हैं या मटेरियल्स हैं, उसकी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी। सिमिलरली पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगेन अपने आप में एक मेगा थीम है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में चाहे हम बात करें कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स थी, आज की डेट में ऐसी इनोवेशन पे काम हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर, पहली बात तो वो अंडरग्राउंड डाली जा रही है, मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है। अंडरग्राउंड वायरिंग वो वैसी वायर होगी जो टेलीफोन की कम्युनिकेशन लाइन की तरह भी यूज़ हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज़ करना चाहें तो वो वैसे भी यूज़ हो सकती है। प्लस अभी ट्रांसफॉर्मर्स आपने सुना होगा ना कि कितना ट्रेंड में रहे हैं। अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर्स नहीं लगेंगे, वहाँ रिलेज लगेंगे, उसको बोलते हैं रिलेज, बोलते हैं टेक्निकल टर्म। तो रिले की भी कुछ कंपनीज हैं जो एसएमईज में भी अच्छा मतलब दे हैव स्टार्टेड वर्किंग मतलब इन दिस स्पेस कि रिलेज बना बना के गवर्नमेंट को और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को दे रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में भी बहुत बड़ी थीम है। तो इन थीम्स के ऊपर भी आप इन जनरल एक पर्सपेक्टिव लेके काम कर सकते हैं। डिफेंस अपने आप में एक बहुत बढ़िया थीम है, और ये प्राइमरी लेड होता है जिसको हम अपनी भाषा में टेल विंड्स बोलते हैं। कि गवर्नमेंट का फोकस किधर है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये स्मार्ट मीटर्स भी आएंगे कि भाई हर घर में अब जो हम प्रीपेड पोस्टपेड से प्रीपेड पे चले गए सारे मोबाइल फोन्स में, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रीपेड हो जाएगी।
आपको पहले रिचार्ज करना पड़ा करेगा 10,000 रुपये का, फिर आपके घर में उतनी देर इलेक्ट्रिसिटी रन होगी। एवरीथिंग विल बी रन बाय स्मार्ट मीटर्स। इंडिया में हार्डली 2 या 3 कंपनीज हैं जो स्पेस में एग्रेसिवली काम कर रही हैं, और हमें लगता है कि बहुत ही बड़ी थीम है कि इसको मतलब राइड ऑन करना चाहिए। किसी भी वैल्यूएशंस पे कंपनीज हो, ये मतलब मैसिव आने वाले टाइम में हमारे हिसाब से बनेंगी। अग्रीड राजेश जी, बट जैसे सी आई अंडरस्टैंड, जैसे आपने कोविड का अच्छा एग्जांपल दिया। कोविड में जस्ट बाय कि लाइक लोग ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, देन उसको कोरिलेट किया कि वी सॉ दैट के नंबर्स उनके इंप्रूव हो रहे हैं, बेनिफिशियरी विल बी एक्सचेंज इटसेल्फ, एंड लाइक वो थीम बहुत अच्छी चली। बट लाइक जैसे जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, जैसे बीएससी समझो किसी ने 500 पे आइडेंटिफाई किया, सो like till the what time do you ride that, because that company like BSC में ऊपर में 3,000 गया, वापस नीचे आया, फिर 5,000 हुआ। सो लाइक बिकॉज मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जैसे एक अभिमन्यु चक्रव्यूह में ही कुड एंटर, बट निकलना मुश्किल था। एंड लाइक मोस्ट पीपल आई थिंक कि दे आइडेंटिफाई कंपनी स्टिल दे कैन डू, बट वो कंपनी 1x हुआ यार, 1x हो गया निकल जाते हैं, 2x हो गया निकल जाते हैं, 10x 20x वो जर्नी को राइड करना। So what is your philosophy? What is you follow कि मतलब अगर आपने कंपनी आइडेंटिफाई कर ली, when do you sell? सो ये अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जिट इज एज इम्पॉर्टेंट एज, तो हम अपनी फिलॉसफी में जनरली बोलते हैं कि 4 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप स्टॉक मार्केट में अगर बेसिक लेवल पे बात करें, कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, और एग्जिट कब करना है। Yes. तो एग्जिट इज एज इम्पॉर्टेंट एज अदर 3 पार्ट्स। Yes. तो वो एग्जिट को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए, जैसे लास्ट ईयर 2024 में सितंबर में मार्केट ने हाई बनाया, बट वी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिडंट न्यू कि ये हाई है। Yes. हमने अपनी, अगर मैं अपनी प्रेजेंट बात करूं, तो हमने मार्च में 2024 में अपनी पोजीशंस ऑलमोस्ट स्केयर ऑफ कर दी थी। बहुत कम कंपनीज हैं जिसको हम अभी भी राइड ऑन कर रहे हैं, जिसमें आनंद राठी और ये सब कंपनीज हैं, जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर। तो हम एग्जिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब वी डोंट नो कि ये टॉप का क्या होगा, पर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 थंब रूल्स यूज करते हैं। फर्स्ट थंब रूल इज कि जब शेयर ओवर वैल्यूड हो गया, मेरी 10 रुपए की चीज आज 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए बिकती है, तो मुझे बेच देना चाहिए। बेसिकली अगर मुझे अगले 3 से 4 साल की आगे की आने वाली ग्रोथ आज ही पैसे में मिल रही है, Yes. तो देन आई शुड सेल। सेकेंड इज, अगर कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कम हो जाए, कंपनी 70%, 80%, 100%, 50% ग्रो कर रही थी, अब वो 10%, 15%, 20% से ग्रो कर रही है, तो देन उस साइकिल को, क्योंकि वो जो पी की री रेटिंग भी मिलती है, वो वापस से करेक्ट भी बहुत फास्ट होती है। तो आपको ध्यान करना है कि उस टाइम पे, सही टाइम पे ऑफलोड भी होना है, मतलब वो उस ट्रेन से उतरना भी बहुत ज़रूरी है जब वो फास्ट मूविंग चल रही है। तो ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड इज, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू लगता है, कंपनी सही कर रही थी, कंपनी की मैनेजमेंट ने कोई विजन दिया, पर आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 2 years दे चेंज द डायरेक्शन, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो करने की अब क्या कोशिश कर रहे हैं, जबकि एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके भी हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहती है, कि जहां पे हमें लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं है, वहां पे भी मेक एन एग्जिट। ओके। एंड मैं जैसे आपका देख रहा था कि यू एनालाइज अराउंड 800 प्लस कंपनीज, बट आपने 16 में ही इन्वेस्ट किया, तो ये मतलब इफ यू सी काफ़ी कंपनीज तो रिजेक्ट हो गई। सो लाइक व्हाट रेड फ्लैग्स या व्हाट डू यू सी बिफोर रिजेक्टिंग दोस कंपनीज, एंड जो 16 क्वालिफाई होती है उनमें ऐसी क्या चीज़ आपको दिखती है? तो रेड फ्लैग्स के बारे में तो हमने जो बात करी, मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज, तो एक तो पहले हम वो LMVT फ्रेमवर्क बोल देते हैं, जो हम इन चारों ग्रोथ मॉडल है ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम और क्वालिटी ऑफ द अर्निंग्स, इन चारों को अगर कंपाउंड करें तो हम उसको बोलते हैं अपनी भाषा में LMVT फ्रेमवर्क। L गोज फॉर लीडरशिप, M गोज फॉर मोट, V गोज फॉर वैल्यूएशन एंड T गोज फॉर टेलविंड्स। कि इसी के करस्पॉन्डिंगली हम कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि लीडरशिप, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, कंपनी में एक डेफिनेट मोट हो, कि कंपनी में एक डिफेंसिबिलिटी हो, है ना, कंपनी का एक बिजनेस का एक प्रेजेंस, ये नहीं है कि कल को कोई भी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आकर सेम बिजनेस बड़ी इजीली रेप्लिकेट कर सकता हो। वैल्यूएशन के बारे में हमने पहले ही डिटेल में बात कर ली, और टेलविंड्स जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो इन करस्पॉन्डिंगली हमारी काफ़ी कंपनीज कम हो जाती हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कंपनीज का स्केल नहीं बढ़ पाएगा जिस भी फील्ड में वो वर्क कर रही हैं। इट कुड बी कि वो कंपनी को आगे उतना बिजनेस ही नहीं है, या रिटर्न ऑन इक्विटी
या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही बहुत कम है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से फिल्टर आउट हो जाती हैं। आफ्टर दैट वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट था जो हमने अगेन बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उनके करस्पॉन्डिंगली बहुत कंपनीज हमारी फिल्टर आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो फाइनल लिस्ट बनती है जो हमें कंपनी देन सही लगती जाती है, उसमें हम अपनी पोजीशन बनाते चले जाते हैं। अमेजिंग। एंड जैसा मैं एक और चीज़ देख रहा था कि इन एसएमई व्हेन यू इन्वेस्ट लाइक आप लाइक आई वाज सीइंग कि आप देखिए इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कंपनीज में होता है एंड एलोकेशन 0.5 to 2% होता है। सो लाइक दिस इज टू मच डाइवर्सिफिकेशन। सो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट एंड लाइक इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे इन टर्म्स ऑफ साइजिंग व्हाट लाइक सपोज समवन वांट्स टू डू एसएमई इन्वेस्टिंग एंड आज मेरे पास सपोज 100 रुपए है। So, like, how much should I allocate to SME, this asset class? And like, if I'm investing also, मैं across SMEs कैसे diversify करूँ? Like, एक कंपनी में कितना allocation मुझे करना चाहिए? सौरभ जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसको भी मैं दो पार्ट्स में है ना स्प्लिट कर लेता हूँ कि एसएमईज में आपने पूछा कि 100 रुपीज़ में कैसे एलोकेट करूँ, ये अगेन डिपेंड करेगा उस कंपनी उस पर्सन की बेसिकली कि उसकी अभी मतलब उसके गोल्स क्या हैं, Yes. है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, कि उसको पैसे की ज़रूरत कब है। ऐसा हो सकता है कि उसको 6 महीने में पैसे की ज़रूरत हो, साल में पैसे की, तो मैं तो बोलूँगा 100 भाई आप डेट की साइड पे जाइए, आपके लिए इक्विटी है ही नहीं, तो एसएमई तो बहुत दूर की बात है। Yes. तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपके पास पैसा कितना है, अज्यूमिंग कि उसके पास 100 रुपया सरप्लस है और वो ये चाहता है कि भैया मैं 100 रुपये में कितने पैसे सरप्लस का मतलब मुझे इस पैसे को अगले 5 से 7 साल या 10 साल नहीं देखना, तो मैं कितना पैसा डालूं। अगेन दूसरा पैरामीटर मैं ये बोलूंगा कि उसको वॉलेटिलिटी से कितना डर लगता है। वॉलेटिलिटी इज क्योंकि शेयर का प्राइस मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट बढ़ता ही रहेगा। मतलब एग्जांपल में टाइटन है ना, जो राकेश झुनझुनवाला जी की बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है, जिसने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा बना कर दिया उन्हें, वो पिछले 20 साल में 5 से 6 बार मतलब 40%, 25%, इवन 60% भी करेक्ट हुई है। तो अगर आपका 100 रुपये का प्राइस 60 आ जाता है तो विल इट गिव्स यू पैनिक अटैक? इफ यस, देन अगेन दिस स्पेस इज नॉट वेरी सूटेबल फॉर यू। हाँ, अगर आपको लगता है कि कन्विक्शन अच्छी है मेरी, मैं इसमें ऐड अप कर सकता हूँ, देन ओनली इट इज सूटेबल। तो अगर ये दो चीजें हैं तो मैं तो बोलूंगा कि 100 रुपये के 100 रुपये भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सरप्लस पैसे की बात कर रहे हैं कि आपने अपने पहले गोल्स आइडेंटिफाई करके उनके करस्पॉन्डिंगली जो जो एसेट क्लासेस में आपको, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स थे, चाहे वो डेट की प्लानिंग थी, वो सब कर रखी है। तो आप देन एंड इफ यू डू नॉट हैव प्रॉब्लम विद वॉलेटिलिटी, देन यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि आपका लंबा होराइजन है। Yes. तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा बन जाएगा। तो मतलब जैसे मैं वही समझा, जैसे अगर सपोज मुझे 100 रुपए डालना है विच इज सरप्लस फॉर मी, सो इन दिस एसएमई स्पेस मतलब बिकॉज आई नो कि सबकी सब कंपनीज नहीं चलेगी, हाँ सो हाउ डू आई डाइवर्सिफाई अक्रॉस द कंपनीज? हाँ, तो अब 100 रुपीज़ जो हम डालते हैं, अब जैसे हम ये मतलब अभी नेक्स्ट पार्ट हो गया कि अब ये 100 रुपये को मुझे एसएमईज में डालना है, तो मैं अब इसमें कैसे डालूं? तो वी जनरली ट्राई टू टेक 1 to 2% एलोकेशन इन ईच कंपनी। ठीक है। तो 1 से 2% का मतलब है ब्रॉडली तकरीबन 80 to 100 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में आएंगी। ओके। इसका रीजन क्या है कि इससे आपकी सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, सब कुछ हो जाता है। किसी भी कंपनी में आप ओवर बेट नहीं कर रहे, चाहे आपने सब कुछ पहले उसको फ्रेमवर्क्स के हिसाब से, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से सब कुछ देख लिया, बट देयर आर सिचुएशन, अगेन एग्जांपल्स देता हूँ, लाइक वी लाइक द कंपनी इन द नेम ऑफ बारबी गणेशन, और ये 2019 की बात है, 2020 में कोविड आ गया। अब आई कुडेंट इमेजिन और आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कुड इमेजिन कि कोविड आ सकता है, ऐसी कोई चीज़ मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी। और कोविड से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस रेस्टोरेंट को क्यों हुआ? उनके पास ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं था। उस टाइम पे द कंपनी शेयर प्राइस प्लमेटेड। तो ऑल्दो मतलब वी मेड अ डिसेंट एग्जिट, डबल पे एग्जिट किया हमने, बट पॉइंट इज कि दैट कंपनी डिडंट ग्रू, मतलब वो वैसा ग्रो ही नहीं कर पाई। एंड इतना कुछ हो रहा है सौरभ जी, मतलब हम हर रोज सुनते हैं कभी कहीं वॉर लग गई, यस। भाई कभी रशिया यूक्रेन की वॉर लग गई,
ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में भी क्या हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लग रही है, मतलब उससे 15 दिन पहले कोई सोच ही नहीं सकता था कि भाई, एंड मैं तो दिल्ली में था और पंजाब से काफ़ी कनेक्टेड हूँ, तो मतलब एकदम से ही सिनेरियो 15 दिन में कितनी जल्दी से चेंज हुआ, नोबडी कुड एनवेज दी आज। Yes. तो जब आप अलग अलग कंपनीज में चले जाते हैं तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है कि अगर कुछ कंपनीज नहीं भी चल पाई बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, Yes. बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, इट विल नॉट Overall returns. हाँ ओवरऑल। और एक स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि अगर आपका 50 से ऊपर का पोर्टफोलियो है तो यू विल हैव ऑलमोस्ट 2 आउटलायर्स। आउटलायर इज कि जो एक कंपनी आपको पूरे के पूरे 100 रुपए, मतलब पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे देगी, तो 50 पे वो 2 कंपनीज का गिना जाता है। 80 कंपनीज की पोर्टफोलियो में वो 4 आउटलायर्स गिने जाते हैं कि आपकी, अगर आपने सिलेक्टेड कंपनीज लिए हैं, एंड अगेन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा Yes. कोई मतलब वो नहीं है, इट इज लाइक 99% प्रोबेबिलिटी कि 80 में आपके पास 4 आउटलायर्स आएंगे, मतलब 4 नहीं, आपको 400 रुपए का रिटर्न दे देना है, बाकी 96 का रिटर्न बिकम्स एन एडिशनल बोनस। अग्री। सो जैसे अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, इंडेक्स ने 135% रिटर्न दिया है, एंड जैसे आपने बोला कि वोलेटिलिटी से लाइक आपको डर कितना है उसके हिसाब से यू विल इन्वेस्ट इन दिस। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन वन कैन सी, जैसे अगर मुझे 135% का रिटर्न चाहिए तो मैं कितना डाउन साइड देखने के लिए मुझे कंफर्टेबल होना है? देखिए, अगर आप कंपनी में इनिशियली पिक कर रहे हैं, अगर कंपनी में आप एट IPO लेवल पे ले रहे हैं, या जैसे हम बहुत बार प्री IPO में भी AIF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ तो डाउन साइड रिस्क बहुत कम है। मतलब प्री IPO के लेवल्स पर तो आज तक भी वो शेयर नहीं आ पाते ऑनेस्टली। मतलब हमें जनरली एक 10 रुपये का, लेट्स से एग्जाम्पल में IPO आ रहा है, तो प्री IPO में वो एनीवेयर बिटवीन 5 to 8 की प्लेसमेंट मिल जाती है, और हम वही प्री IPO में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिसका हमें डेफिनेट IPO पता है कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में इसका IPO आएगा। ठीक है। तो दीज आर ड्रिवन मोस्टली बाय मर्चेंट बैंकर्स, जहाँ पर कंपनी अपना एक राउंड रेज कर रही है सो दैट अगेन वो अपनी वर्किंग कैपिटल के करस्पॉन्डिंगली अपनी अर्निंग्स को थोड़ा बढ़ा सके, साथ में अपना उसके पास एक डेफिनेट ऑर्डर बुक है जिसको वो जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहती है। तो इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन। मैनेजमेंट के लिए कंपनी के पास बिजनेस अच्छा मिल जाता है, हम एज एन इन्वेस्टर्स हमें अर्ली एंट्री मिल जाती है। तो मोस्टली हमने आज तक कभी कंपनी को प्री IPO रेट्स पर आते वापस देखा ही नहीं, ठीक है। बट IPO से भी, मतलब इवन इन दिस टर्न लास्ट वन ईयर से मार्केट हैज डन नथिंग, तब भी हमने मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो देखा है वो 25% तक का है। ओके, 25%। हाँ, बट अगर यही आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने वही PE एक्सपेंशन हो चुकी कंपनी की और वही अर्निंग्स की एक्सपेंशन हो चुकी, और वो कंपनी अब ऑलरेडी 80 या 100 पे ट्रेड कर रही है, अब एंटर करी, तो इवन आई गिव अगेन फ्यू एग्जांपल्स। जब मार्केट में डाउन टाइम आया था फरवरी मार्च का, तो देयर वर स्टॉक्स विच प्लमेटेड बाय 50 to 60%, Yes. प्लस 60% तक का भी करेक्शन था। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले एक बुल फेज में, बुल रन में थोड़ा सा यूफोरिक नेचर में भी चले गए थे। Yes. तो भाई 60% की करेक्शन आई, ठीक है, मतलब लॉट ऑफ कंपनीज हैव कम बैक, बट दैट वॉलेटिलिटी कैन कम। तो इट ऑल्सो अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी कंपनीज में आइडेंटिफाई करके किस में एंटर कर रहे हैं, किस वैल्यूएशन पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। जब हम AIF का हमारे लाइसेंस आया सौरभ जी, लास्ट सितंबर 2024 में मेरे पास सेबी का अप्रूवल आया लाइसेंस का, एंड खुशी के साथ साथ हमें सबसे पहला यही था कि यार लाइसेंस तो आ गया, हम तो मार्केट के बाहर बैठे हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे कैसे, कि तब ये नहीं पता था सितंबर विल बी द हाई, है ना। तो ये था कि हम एंटर कैसे करें, तो वी पिक्ड अप अ स्ट्रैटेजी जहां हमने कहा कि हम एक इकट्ठा जाने की बजाय धीरे धीरे एंटर करेंगे। 2.5 साल में अपनी एंट्री को हमने स्टैगर किया, क्योंकि हमें अपने फंड को ऑपरेशन करते करते, स्टार्ट करते करते मार्च हो गया, 4-5 महीने लग गए जो मतलब फॉर्मेलिटीज थी कंप्लीट करने में। तो मार्च से 2.5 साल हमने पकड़ा, क्योंकि हमने इन जनरल क्या देखा कि मार्केट 8 ईयर्स के साइकिल पे चलती है। 2024 में मार्केट में करेक्शन आई है, उससे पहले 2016 के टाइम पे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे मार्केट में करेक्शन आई थी, उससे पहले 2008 में जनवरी में, है ना, तब US का रियल एस्टेट को प्रॉब्लम हुआ, 2000 में IT का बबल बर्स्ट हुआ, 1992 में हर्षद मेहता का केस हुआ। तो आप पीछे पीछे चलते जाइए, ऑलमोस्ट एवरी 8 ईयर्स, एंड व्हाट वी सॉ इन दिस 8 ईयर हिस्ट्री कि फर्स्ट 3 ईयर्स आर कंसोलिडेशन फेज।
2001 से 3 के बीच में जिसने अच्छी कंपनीज के बीच में पोजीशंस ऐड करी, वो जब फिर एक यूफोरिक और उसको 2-2.5 साल और ग्रो करने दिया, तो बिटवीन 2006 टू 2007 वो कंपनीज ही 40x 50x 70x हुई, जिसको आपने बाद में अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो मतलब आपने ह्यूज रिटर्न्स बनाए। सेम 2008 के बाद 9 से 11 में, मुझे याद था 2011 के टाइम पे इवन मैं स्टॉक मार्केट जब टर्न ऑन करता था तो मेरे घर में भी नॉर्मल बात होती थी, अरे ये क्या देख रहे हो, कि मतलब स्टॉक मार्केट ने कौन सा कुछ करना है, मतलब दे विल, इट इज वाज इन अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मोड, nobody had an interest of stock market, people were talking something else। तो वो एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज था। 2009 से 11 वाली रैली 15 या 16 के लिए बहुत ही, या 14 से 16 के तक के टाइम फ्रेम के लिए बहुत बेनिफिशियल हुई। 16 के बाद 17 18 19 वाला जो टाइम कंसोलिडेशन का था, 23 से 24 में जो यूफोरिया हम लोगों ने देखा, 22 से ही स्टार्ट हो गया था, उसमें लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। ऐसे ही हमें लगता है कि ये जो भी 1 साल कंसोलिडेशन चली है, हो सकता है कि अगले 1-1.5 साल की कंसोलिडेशन और हो मार्केट में, एंड उसके बाद फिर वो रियल ग्रोथ धीरे धीरे आनी स्टार्ट होगी, और जो नेक्स्ट साइकिल 30 से 32 का होगा, उसके लिए हम अपने आप को अभी तैयार कर रहे हैं। तो राजेश जी, जैसे आपने कहा कि आपने 2.5 साल में एक एंट्री स्टैगर की, राइट? जी। सो लाइक आई वांट टू नो कि ये जो एसएमई में इन्वेस्ट करना है, ये एज अ रिटेलर अगर मैं जो लार्ज कैप ढूंढ पाता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप पे क्या आई कैन ऑल्सो रीड रिपोर्ट्स, अगर मेरी एनालिसिस इतनी अच्छी नहीं तो मैं किसी की रिपोर्ट पढ़ सकता हूँ, कोई दूसरे ब्रोकर की, एंड आई कैन इन्वेस्ट कि चलो यार इन्होंने सही बोला है, ठीक लग रहा है। सो इज दिस सूटेबल फॉर अ रिटेलर कि द वे टू गो अबाउट दिस इज थ्रू एआईएफ, एंड किसी को अगर करना भी है तो व्हाट आर द ऑप्शंस, लाइक ईदर यू डू इट योरसेल्फ या यू गो थ्रू अ प्रोफेशनल। सो कैन यू गाइड मी कि कैसे होता है ये? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स हम उनको बोलते हैं जो 2 लाख रुपए से नीचे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि वो छोटा सम ही बहुत मीनिंगफुल हो। यस। तो ये जो मतलब एसएमई इन्वेस्टिंग है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब क्योंकि एक कंपनी के बीच में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1 लाख रुपीज़ का है। अग्री। तो अगर मेरा लॉट साइज ही ऐसा हुआ कि जहाँ पे मेरा 1.5 लाख या 2 लाख लग रहा है, तो मेरा जो 100% एक्सपोजर 2 लाख रुपए का था, वो एक ही कंपनी में हो गया या 2 ही कंपनीज में हो गया, तो देन आई एम नॉट डाइवर्सिफाइड। Okay, so you are saying, like, if we draw back to our conversation, ki, like, if I want to invest in this asset class, minimum, like, I should be an HNA, at least 1 CR का investment मेरा हो, तो at least मैं 50 to 100 companies में I can diversify my portfolio. Right. So, okay, so if I am someone जिसका mutual fund में already exposure है, I already have surplus capital 1 crore के आसपास, so this is a asset class जहाँ पे 20-25% या 30% का भी अगर हम drawdown देखें तो returns are वेरी गुड, बिकॉज 20% का ड्रॉडाउन तो निफ्टी में भी आ सकता है जी। सो एंड इफ यू लुक एट द इंडेक्स रिटर्न, दैट इज इटसेल्फ इज 135% एसएमई बीएससी का, और एनएससी का 65%। सो सपोज मैं एक एचएनआई हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है, सो हाउ डू आई गो अबाउट दिस? बिकॉज 100 कंपनीज को ट्रैक करना, किस में डाला है, कब एग्जिट करना है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। सो दिस इज वन वे, और आई गो थ्रू लाइक बेसिकली एन एआईएफ, सपोज जैसे आप लोग करते हैं। सो इस स्पेस में लाइक आर देयर टू मेनी एआईएफ, बिकॉज देयर इज नॉट मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट दिस कि एसएमई इन्वेस्टिंग करना है तो भी, मतलब इट्स नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। सो लाइक इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 1 CR, हाउ डू आई गो अबाउट दिस? मैं खुद से करूँ तो खुद से मुझे 50-100 कंपनी ट्रैक करनी है, मैं अगर एआईएफ के पास जाता हूँ तो व्हाट आर द ऑप्शंस आई हैव अवेलेबल? राइट। तो सौरभ जी, व्हाट वी स्ट्रांगली फील, दिस इज नॉट अ सिंगल मैन वर्क। ओके। मतलब इतना काम है इसमें, Yes. 3600 कंपनीज हैं, एंड एवरी मंथ यू आर गेटिंग अनदर 10 15 20 कंपनीज। हमारी टीम है एनालिस्ट की जो सेक्टर बाय सेक्टर देखते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखने के लिए अलग अलग लोग हैं, कंपनीज को विजिट कर रहे हैं, वापस से आकर रिपोर्ट्स हम, मतलब वी कंसोलिडेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड देन फाइनली टेक अ कॉल। एंड इट इज़ नॉट, मतलब इवन अ 2 or 3 people मतलब वर्क, यू नीड अ गुड टीम ऑफ 15-20 पीपल। 10 से 15-20 लोग चाहिए आपको मिनिमम, जो आपके लिए ये पूरा काम कर कर दे सके। अगर आपके पास ये नहीं है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू गो टू अ प्रोफेशनल एंड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टेड। Okay, so I understood कि like someone like
who's busy has but has money, like ये खुद से तो नहीं हो पाएगा because मुझे 10 कंपनी, मुझे 100 कंपनी ट्रैक करनी है. तो सपोज इफ आई कम टू यू, सो बिकॉज इन म्यूचुअल फंड्स आई गो टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे पता है वो साल का मेरे से कुछ कमीशन लेगा एंड ही विल कीप ऑन लाइफ टेकिंग लाइफ में, बट ही विल गाइड मी ऑन दैट. सो नाउ सपोज इफ आई कमिंग to you or any AIF in this space, like I come with 1 CR. So what is the like the fee structure in this? जैसे म्यूचुअल फंड में मुझे पता है कि भाई मेरा हर साल आधा परसेंट 1% मेरा जाएगा. So इस स्पेस में वो कैसे होता है? जी, तो मैं आपको अगेन इसको एग्जांपल से ड्रॉ डाउन करता हूँ. तो AIF इन्वेस्टमेंट अगेन सौरभ जी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग. And why do you say that? राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा वापस किया जाता है. म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है. तो इट इज अगेन कंसिडर्ड कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है ही इज राइडिंग ऑन अनदर बोट एंड द इन्वेस्टर इज राइडिंग ऑन अनदर बोट. अगेन एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया एंड लेट्स से मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा. ठीक है. इट हैज ग्रोन ऑन टू बिकम 10 करोड़. ठीक है. जो मेरी 1 करोड़ के ऊपर मैनेजमेंट फीस थी या एक्सपेंस रेशियो था, लेट्स से दैट वाज 2%. तो वो जो 2 लाख रुपए की फीस थी वो बढ़ के अब 2 लाख से 20 लाख हो चुकी है. ठीक है. और वो 20 लाख रुपए, क्योंकि आज की डेट में तो वो NAV में एडजस्ट हो जाता है, इन्वेस्टर को वैसे दिखता नहीं, बट इट इज गेटिंग चार्ज, दे आर गेटिंग चार्ज. So basically I am charged every year on my AUM. अगर On the AUM मेरा 1 करोड़ का 10 करोड़ हो गया तो मुझे 10 करोड़ पे चार्ज लगेगा. 10 करोड़ पे चार्ज. ठीक है. अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल ऑलवेज एडवोकेट टू रिमेन इन्वेस्टेड. वो ये नहीं कहेंगे कि भैया पैसा वापस ले लो. क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू विड्रॉ द मनी, फंड मैनेजर की फीस बंद हो जाएगी. यस, AUM कम हो जाएगा. तो इस वजह से मतलब एक ऐसा नहीं है कि वहाँ के फंड मैनेजर्स को नहीं, जैसे हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर ऐसा नहीं था कि हम अकेले समझते थे. म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, उनको भी समझ में आता कि यार मार्केट ओवर वैल्यूड है. बट क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग पंप इन करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टर्स, आपका रिटर्न कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा. क्योंकि दे विल स्टिल हैव टू कीप ऑन पंपिंग इन द मनी. म्यूचुअल फंड को 95% मिनिमम अपना इन्वेस्टमेंट कर कर रखना पड़ता है. दे कैन नॉट हैव दैट इन कैश. अग्री. तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं. तो AIF में कैसा डिफरेंट है ये? 1 करोड़ की फी, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेट से 10 करोड़ हो गई या 20 करोड़ हो गई. तो यहाँ पे जो 2% की फीस है, जो 2 लाख रुपए की फीस है, वो 10 करोड़ पे भी 2 लाख लग रही है, 20 करोड़ पे भी 2 लाख लग रही है. So, जो मेरी जो फीस है दैट इज ऑन माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. Initial भले मेरा 1 का 100 भी हो जाए, बट द इन्वेस्टमेंट जो है मेरा इनिशियल पे ही लगेगा. हाँ, पर यहाँ पे AIF में एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता है. नो, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल से फायदा क्या है कि फंड मैनेजर एंड इन्वेस्टर इज कंसिडर्ड टू बी राइडिंग ऑन द सेम बोट. अगेन एग्जांपल से समझाता हूँ. तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पहले तो होता कितना है, जनरली 220 इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि 2% मैनेजमेंट फीस एंड 20% इज द प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल. दिस इज लाइक अक्रॉस द 90% ऑफ द AIFs अक्रॉस द वर्ल्ड जो इस चीज को फॉलो करते हैं. तो 100 रुपए के प्रॉफिट पे 20% फंड मैनेजर लेगा और 80 रुपए इन्वेस्टर को पास ऑन किए जाते हैं. ठीक है. आफ्टर कमिटिंग अ सर्टेन हर्डल रेट. ओके. तो जैसे हाँ, तो फॉर एग्जांपल बिकॉज इस एसेट क्लास में अगर मैं इतनी रिस्क ले रहा हूँ, सो हर्डल रेट क्या होता है? दोज हू डोंट नो, हर्डल रेट मतलब कि मिनिमम, जैसे अगर आपको 10% रिटर्न बना के दिया तो वो बहुत कम रिटर्न हो गया इस रिस्क के लिए. जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपको 12-13% रिटर्न बन रहा है, सो यू आर कंफर्टेबल, आपकी रिस्क भी कंपैरेटिवली कम है. सो इसमें व्हाट इज द हर्डल रेट एंड लाइक हाउ इज दिस चार्ज्ड? जनरली जो AIF इंडस्ट्री है, मतलब US की इंडस्ट्री पे चले जाएंगे तो वहाँ 6 to 8% का हर्डल दिया जाता है. इंडिया में मोस्टली हर्डल 8% से 10% तक दिया जाता है. 90% इसी मॉडल पे वर्क करते हैं. ओनली 5% ऑफ द फंड्स एक्चुअली गिव इट मोर. तो हम जैसे 12% का हर्डल अपने फंड में दे रहे हैं. ओके. तो मतलब 1 करोड़ के ऊपर पहले 12%, मतलब 12 रुपए जब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा तब तक कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं की जाएगी. उसके बाद टोटल का 80-20 प्रॉफिट शेयरिंग होगी. अच्छा, ये क्यों कंसिडर की जाती है मोस्ट ट्रांसपेरेंट? मान लीजिए किसी ने पिछले सितंबर में अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ नहीं किया, तो तब अगर शेयर 100 रुपीज़ का था तो आफ्टर 14 मंथ्स आज भी वो शेयर शायद 60 रुपीज़ का होगा. इवन मतलब 14 महीने निकल गए. तो 100 रुपये पे अगर फंड मैनेजर पोजीशन काटता है तो उसको पता है कि उसको 20 रुपये आएंगे
और इन्वेस्टर को 80 आएंगे, बट यही अगर 60 पे काटेगा तो उसको 12 आएंगे और इन्वेस्टर को 48 आएंगे। तो अपने 12 के की बजाय 20 बनाने के चक्कर में इन्वेस्टर का भी फायदा होता है कि उसको भी 80 आते हैं। तो फंड मैनेजर पोजीशन काट के ये पैसा वापस करेगा, इट विल हिट बैक इनटू योर अकाउंट। दिस इज नॉट समथिंग कि हम कहेंगे कि हम री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और उस पैसे को हम हमेशा यूटिलाइज रखेंगे, हम उस पैसे को वापस कर देते हैं। तो एआईएफ में और म्यूचुअल फंड में ये एक बेसिक डिफरेंस है। ओके, सो जैसे मैं समझने में नहीं समझो, जैसे आपने बोला 12% का हर्डल रेट है, मैंने आज समझा आपको 1 CR दिया, सो एंड आफ्टर 6 years सपोज 12% के रेट पे मेरा इन्वेस्टमेंट 6 साल में डबल होता है, सो इफ माई इन्वेस्टमेंट ओनली डबल्स इन 6 years देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग फॉर यू। देयर इज नॉट प्रॉफिट शेयरिंग। सो इफ यू हैव टू एटलीस्ट गिव मी 12% रिटर्न, एंड इसके बाद भी मतलब मेरा प्रॉफिट मुझे जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स में एग्जिट होगी मुझे मेरा प्रॉफिट्स आते रहेगा। Okay. And like compare this to a mutual fund where like my money will always stay invested and there's like no hurdle rate also. राइट, तो वहाँ वो परफॉर्मेंस ड्रिवन नहीं है। तो जैसे हम प्राइवेट कंपनीज कह देते हैं कि है ना, प्राइवेट कंपनीज आर वाई दीज आर बेटर, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ड्रिवन है एज कम्पेयर टू मे बी गवर्नमेंट कंपनीज, है ना। वैसे ही जो म्यूचुअल फंड है दे आर नॉट परफॉर्मेंस ड्रिवन। आपकी परफॉर्मेंस शेयर मार्केट में आए या ना आए, आपको एयूएम पे फीस लगनी लगनी है। Agree. यहाँ पर अगर 12% नहीं आएगा तो फंड मैनेजर के लिए उतना ज़्यादा बर्डन है, Okay. So क्योंकि there उसको is पता है कि उसको भी कोई पैसा नहीं बनेगा, तो वो उतना और भागेगा। तो बेसिकली like if you don't mind me asking me, you आपकी जो इनकम होगी that will be through the 2% of the जो भी फीस है ले रहे हैं आप वो, बट वो एक छोटा अमाउंट है बिकॉज आपको सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे ही मिल रहा है। जी, सो बेसिकली यू डोंट मेक मनी टिल द टाइम योर इन्वेस्टर्स डोंट Does मेक not मनी, make. एंड 12% 14% रिटर्न आके भी इन्वेस्टर को मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, सो यू विल हैव टू गिव आउटसाइज रिटर्न्स सो दैट यू मेक मनी। वी मेक मनी, राइट। एंड ऑल्सो वी एज एन एआईएफ, अच्छा स्किन इन द गेम भी बहुत बढ़िया है सौरभ जी, ये भी एक अनदर पॉइंट है। तो इस फंड में जब भी कोई एआईएफ लॉन्च होता है, तो जैसे इस फंड में हम मिनिमम 5 करोड़ रुपीज़ का हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है एज अ स्पॉन्सर। म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम आती है तो उसमें मिनिमम 50 लाख रुपीज़ की स्पॉन्सर को इन्वेस्टमेंट करनी होती है। एज कम्पेयर टू अ पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ द लाइसेंस विद सेबी प्रोवाइड्स। वहाँ पे एएमसी को अपना कोई भी पैसा नहीं लगाना, आप सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहे हो, तो आपका जीरो रिस्क है इन द सेंस कि आपका खुद स्किन इन द गेम नहीं है। एज कम्पेयर टू पीएमएस से अगर आप म्यूचुअल फंड में आ गए, अपने म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लेकर एएमसी बनाई है, तो अगर आप स्कीम लॉन्च कर रहे हो तो यहाँ आपको मिनिमम 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। इन्वेस्टर को 500 रुपए लगते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्टर के 50 लाख लगते हैं, एएमसी का कुछ नहीं लगता। म्यूचुअल फंड में एएमसी का 50 लाख रुपए लगा और इन्वेस्टर का मिनिमम 500 रुपए लगा, पर एआईएफ के बीच में मिनिमम एएमसी का 5 करोड़ लगता है और इन्वेस्टर का मिनिमम 1 करोड़ है। तो स्किन इन द गेम फॉर एन एएमसी इज मैक्सिमम in AIF, even for the investor it is maximum in the AIF. Okay, and Rajesh ji, like आप like if I want to read more about this, आपका AIF क्या नाम से है, and like are there any more AIFs in this space, because like there are AIFs जो बाकी space में है long short कर रहे हैं, but in this SME क्या like what is your AIF name, and like what the like अभी आपने launch किया, what the returns have been, what like US, because I am expecting कि अगर 135% इंडेक्स है तो एटलीस्ट 100% के आसपास का CAG है, बिकॉज द रिस्क ऑल्सो इज इन्वॉल्व हायर। सो क्या नेम है, इफ आई वांट टू रीड अबाउट इट, कैसे? जी, तो द फंड नेम इज वेंचर एक्स फंड। तो जो जिसके ऊपर, क्योंकि इसमें जो बॉडीज हैं, 3 बॉडीज फॉर्मुलेट करनी पड़ती हैं आपको। जब आप सेबी से लाइसेंस लेते हो तो हमें जो लाइसेंस मिला है दैट हैज कम ऑन वेंचर एक्स ट्रस्ट, तो उसी के करस्पॉन्डिंगली हमने वेंचर एक्स फंड 1 नाम से ये फंड बनाया है, एंड दिस कम्स अंडर द नेम ऑफ द कंपनी इज अल्फा। Okay. तो अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं alphaeif.com, और वहाँ पर हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो टीम विल बी एबल टू गाइड यू। Okay. And Rajesh ji, like I want to know, because this is basically ये SEBI के purview में आता है, right? So as a जैसे as a investor, if I'm investing 1 CR, which is a big amount, what is the due diligence you are required? Like what does SEBI क्या mandate होता है? Suppose if you're investing across 100 companies, so like compliances and all, what is like from a risk perspective, from an investor perspective asking, वो कैसे होता है? Because मतलब जैसे अगर मैं
लाइक अगर आपका पैसा एलोकेट हो रहा है अक्रॉस इन्वेस्टर्स पूल होके, तो वो कैसे हो रहा है? लाइक आपको क्या कंप्लायंस रहता है? यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर, क्या मैंडेट रहता है? तो जी ये सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन सौरभ जी, क्योंकि ये जो पैसा है वो वैसा ही सिक्योर है जैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मैं अगेन एग्जांपल से समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा, चाहे एआईएफ इंडस्ट्री में पैसा, इन्वेस्टर का पैसा कंपनी के पास, एएमसी के पास नहीं होता। किसके पास रहता है? कस्टोडियन के पास। Okay. So if I'm giving you 1 CR, you are So saying, that money we cannot even take 25 paisa out of it. okay, so you can take that money for your personal use. This will be used for investments only. Only for the investment. तो custodians भी again सेबी रजिस्टर्ड कस्टोडियंस होती हैं, जैसे इसमें फेमस नेम्स आईसीआईसीआई बैंक, ऑर्बिस, ऐसे एसबीआई ठीक है। है ना, ऐसे कुछ नेम्स हैं। तो उनके पास सारा पैसा रहता है। कल को जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड मेड एन एग्जिट, इतनी बड़ी कंपनी थी, दे थॉट एज एन एएमसी हमें ये बिजनेस नहीं करना, तो दे सोल्ड इट आउट टू निपॉन इंडिया, है ना, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड बन गया। इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहा। कभी भी आपने कभी भी एक भी न्यूज़ नहीं सुनी होगी कि भाई एएमसी चेंज हुई, इन्वेस्टर को कोई चैलेंज आया। एल&टी म्यूचुअल फंड, सच अ बिग ग्रुप, दे मेड एन एग्जिट, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड बन गया। अगेन द ट्रांजिशन हैपेंड वेरी स्मूथली, इन्वेस्टर का पैसा सेफ है। कल को एक एएमसी सोचती है कि हमें इस बिजनेस को नहीं करना, तो दूसरी एएमसी उसको जनरली टेक ओवर कर लेती है। एंड दिस हैपेंस, एवरीथिंग हैपेंस इन द प्रीव्यू ऑफ सेबी, so that investor money remains intact. Okay, so you're saying in AIF, like SEBI का काफी, like SEBI is monitoring everything, and my money, like even if I'm giving 1 CR, not even a penny can go outside the investment जो हमने प्लान Right. किया है। तो हमें हर क्वार्टरली अपने जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो एवरीथिंग वी हैव टू रिपोर्ट बैक टू सेबी। देयर इज अ ट्रस्टी, यही सेम ट्रस्टी इवन Yes. म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, हु कीप्स अ ट्रैक कि सेबी के जितने कंप्लायंसेस हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, वो एआईएफ में और स्ट्रिक्टर है। तो वो सारे कंप्लायंसेस को अगर हम फॉलो टिक मार्क कर रहे हैं, तो देन ओनली ट्रस्टी विल सेंड आउट अ गुड गवर्नेंस रिपोर्ट फॉर अस कि हाँ जी ये सब कुछ कर रहे हैं। एंड जनरली देखिए, ये लाइसेंसेस मिलना इजी नहीं है। मतलब ये लाइसेंसेस लेने के लिए जो भी मतलब बॉडी तैयार होती है, दे ऑल्सो टेक इट वेरी सीरियसली। उनको भी पता है कि भाई सब कुछ तरीके से होगा, सब कुछ कायदे से होगा, तभी लाइसेंस बरकरार रहेगा, नहीं तो गवर्नमेंट लाइसेंस ले लेगी वापस, है ना। एंड द थर्ड पार्ट इज इवन द फंड अकाउंटिंग, NAV computation. Like the NAV computation does not happen internally. It happens also through a third party. इसमें भी वैसे ही यूनिट्स आते हैं, वही यूनिट्स आपके डीमैट में आएंगे, वो उसके लिए भी थर्ड पार्टी है, और केवाईसी करने के लिए भी थर्ड पार्टी है। तो केवाईसी से गवर्नमेंट को होता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, गलत पैसा ना आए। आरटीए का जो काम है कि बेसिकली यूनिट्स को एलोकेट करना और उसके बाद उसको ट्रांसफर करना डीमैट में, थर्ड पार्टी से इसलिए करवाया जाता है ताकि कोई भी पार्शियलिटीज ना हो। आप कहें कि सौरभ मेरे अच्छे फ्रेंड हो यार कि चलो 2 यूनिट एक्स्ट्रा डाल देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो एनएवी की जो कंप्यूटेशन है, जो एनएवी डॉट प्रिसाइज के बाद 4 डिजिट्स तक कंप्यूट होगी, वो भी थर्ड पार्टी करती है। तो इसमें जनरली 2 बड़े प्लेयर्स हैं, के फिनटेक और कैम्स। तो हम के फिनटेक के साथ हम ये काम कर रहे हैं, मतलब दे प्रोवाइड अ वेरी गुड सर्विस। तो ये तीनों काम भी अगेन आउटसोर्स्ड हैं, सो दैट अगेन आपको इसमें मतलब जो पैसा है वो सेफ रहे, उसके बीच में कोई भी हैंकी पैंकी चीज ना हो। Agreed. And राजेश जी, जो ये पैसा है, like basically you will be like, is there a mandate कि इससे कम market cap की companies में you have to invest? You can even invest in any market cap company. वी कैन इन्वेस्ट इन एनी मार्केट कैप कंपनीज। मतलब ओवरऑल हमारे लिए ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। Okay. हमने ऐसा कैटेगरी 1 फंड क्यों पिक किया, क्योंकि हमें लगता है ये स्पेस एक बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, प्रोवाइड कर रही है। बहुत कम अवेयरनेस है सौरभ जी इसके बारे में। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो अपॉर्चुनिटीज अपने इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आना चाहते हैं जो भी अनटैप्ड है। तो हमें लगा कि यार ये स्पेस अभी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अनटैप्ड है, अवेयरनेस बहुत कम है, तो इसमें बड़ा काम किया जा सकता है, इसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रिटर्न बनाए जा सकते हैं। इस वजह से हम SME फोकस्ड फंड किया, मतलब एज अ कैटेगरी 1 फंड। आई हैड द ऑप्शन कि हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते, आई हैड द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इवन इन, मतलब मैं SMEs के करस्पॉन्डिंगली इवन हम मेन बोर्ड की भी 25% ऑफ आवर पोर्टफोलियो, मतलब 100 रुपये में से 25 रुपये
जो हैं हम मेन बोर्ड की भी कंपनीज में डाल सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज में, बट वी डोंट जनरली डू दैट, क्योंकि मेन बोर्ड में वैसी, क्योंकि मेन बोर्ड में मैं उन कंपनीज को गिनता हूँ जो मोस्टली 5,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप वाली हैं. Agreed. So your focus is SME. Now my question is कि see like this is a space because the returns I'm thinking कि I'm सोच रहा हूँ कि इसमें it's a good investment हो रहा है, perspective है इसमें, like जैसे 135% CAGR है, even if I get 40-50% CAGR that itself is a good number. The investment size no doubt 1 CR है, अब जैसे कहा कि this is not for retail, this is for someone an HNI जिसके पास पैसा है, but मतलब मुझे ये जानना है कि my circumstances can also change. जैसे मैंने आज आपको 1 CR दिया, म्यूचुअल फंड में क्या होगा, मैं 1 साल बाद बेच दूँ, मुझे एग्जिट लोड लगेगा, आई विल गेट माई मनी बैक. सो इसमें वो लिक्विडिटी, जैसे इफ आई एम गिविंग यू 1 CR एंड यू सेट कि जैसे जैसे आपको एग्जिट मिलेगी यू विल कीप गेटिंग माई मनी, बट इफ आई एम गिविंग यू 1 CR टिल वॉट अमाउंट, कितने साल के लिए मुझे एटलीस्ट वो बैठना पड़ेगा कि शायद से 4-5 साल या 10 साल तक मेरा पैसा नहीं आए. सो वैसा कुछ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट क्या रहता है? हाँ, तो दीज आर अगेन वेरी गुड क्वेश्चन सौरभ जी. तो दिस इज अ क्लोज एंडेड फंड्स. तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जितने भी फंड्स आएंगे एज अ गवर्नमेंट मैंडेट, ओके, ऑल आर क्लोज एंडेड फंड्स. ओनली कैटेगरी 3 फंड्स कैन बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड. तो हमारा कैटेगरी 1 का फंड है तो जैसे क्लोज एंडेड फंड. अच्छा, हम किसी भी प्रोफेशनल को क्यों हायर करते हैं? ताकि उसकी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज पे काम किया जा सके. मेरे पास अगर कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है तो ही वांट्स आवर ब्रेन टू गो इनटू द इन्वेस्टमेंट्स. जनरली हम क्या देखते हैं कि एक इन्वेस्टर 10% ऊपर आता है तो तभी प्रॉफिट बुक कर लेता है, बट अगर लॉस हो रहा हो उसे तो उसको 5 साल भी लेकर बैठा रहेगा. 10 की चीज़ 5 की हो गई तो वो उसको 5 साल लेकर बैठा रहेगा, पर जिस दिन वो 10 का 12 हुआ उसको बेच देगा. एज एन फंड मैनेजर्स, एज मतलब बीइंग इनटू द स्टॉक मार्केट, हमारा जो गेम है वो बिल्कुल उल्टा है. 10 की चीज़ अगर बढ़ी ही नहीं रही तो हमें उनको बेचना है, पर जो बढ़ रही है, जो जिसमें ग्रोथ है, जिसमें विजिबिलिटी है हमें आगे की, तो हमारे लिए 10-20% हमें, मतलब वी डोंट इन्वेस्ट फॉर अ 10% और अ 20% रिटर्न. वी इन्वेस्ट फॉर अ 5x, 10x, 20x, 40x, 50x काइंड ऑफ रिटर्न्स इन अ कंपनी, एंड वी रिमेन इन्वेस्टेड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो फंड मैनेजर नोज व्हेन इज द राइट टाइम टू एग्जिट. इतना एक जनरल, कोई भी अगर कोई 1 करोड़ का मतलब सरप्लस लग के बैठा है तो उसका कोई ना कोई बिजनेस होगा या कोई ना कोई एक अच्छी CXO पोजीशन पे होगा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में. जनरली लोगों के पास उतना टाइम नहीं है या उतने रिसोर्सेज नहीं है या उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. दिस इज नॉट इजी. जैसे एसएमई की अगर बात करूं, लाइक मैं लार्ज कैप्स में आई डू, बट एसएमई में अगर मुझे इतना डिटेल में जाना है एंड लाइक सब कुछ मुझे खुद से करना है, बिकॉज लार्ज कैप में जब इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन मारुति, ऑनलाइन जाऊंगा, पढ़ लूंगा, थोड़ा बहुत देख लूंगा, चलो ये ब्रोकरेज ने ये अपग्रेड किया है तो इट्स ईजी. यहाँ पे वो कवरेज नहीं है, सो इट्स टू मच टाइम. सो आई डोंट थिंक कि कोई खुद से, मतलब टिल द टाइम यू आर एक्चुअली इनटू दिस नहीं कर सकते. मैं खुद स्टॉक मार्केट में हूँ, बट मुझे लग रहा है कि एसएमई स्पेस, मतलब I can't do it on my own. Like I need someone. But like why these so many questions? कि अगर if I'm पंजी, जैसे आपने बताया कि SEBI full, like there's compliance, exit load में आप like you are saying कि जैसे these are closed-ended funds, so I have to wait. Like ऐसा नहीं कि आज आके अगले साल I can get an exit. So what is that period like? So हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है मोस्टली 4 to 7 ईयर्स का रहता है, एंड जो साइकिल है स्टॉक मार्केट का वो एवरी 8 ईयर्स का है. तो 7वें साल तक आते आते या 8वें साल तक आते आते तो एग्जिट होने ही होने हैं, क्योंकि मार्केट फिर एक यूफोरिया में बैठी होगी. ऐसा हो सकता है यूफोरिया पहले आ जाए, तो अगर पहले आ जाएगा तो मतलब मान लीजिए यूफोरिया पहले आने का मतलब क्या है कि मेरा शेयर प्राइस लेट्स से 20 टाइम्स 2 साल में हो गया, और हमें लगता है कि यार अगले 4 साल के पैसे आज ही आ रहे हैं, पोजीशन हम कट करके अपना एग्जिट कर सकते हैं. लेट्स से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 100 करोड़ हो गया, तो वो 100 करोड़ हम पोजीशन कट करेंगे और सारे इन्वेस्टर्स में उस 100 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. Agree. And one more question is because I have been reading a lot on this कि जैसे if you see तो across market caps also, जैसे like there will be phases जब small cap mid cap perform करेंगे, there will be phases when only large caps will perform. Like if we see recent market, Nifty is at all time high, stocks 2 साल पहले की रेट पे है, like small cap mid caps. So do you even take such calls कि यार you think that SME space itself is too overvalued and you have the mandate कि यार हम large caps में invest कर सकते हैं, because in the end you, so in those times how do you tackle this? Because what I have understood is कि
एज अ इन्वेस्टर यू नीड टू इन्वेस्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस, कि जैसे अपने कोई लाइक सपोज स्मॉल कैप मिड कैप अलग अलग एसेट इसमें डाल दिया, एंड like as cycles changes, like there will be times when large caps are too overvalued, so they won't perform, but small cap mid cap will do well. So isme do you take such calls, or do you like stay on cash for a longer period of time ki, because आपके लिए क्या, you just need थोड़े से स्टॉक्स, जैसे बोला ना कि जैसे आपने खुद नहीं बोला कि हर चौथी कंपनी 33-35% CAGR दे रही है. So do you, when you have enough cash but no opportunities, do you wait out या like you invest in large cap जहाँ पे लग रहा है कि चलो valuation wise तो एटलीस्ट comfort है. So ये पीरियड को कैसे you navigate? So generally देखिए, every month there are about 15-20 companies which are coming up for their IPO. Yes. तो we do sit on cash. मतलब इवन फ्रॉम द फंड पर्सपेक्टिव हम पिछले 2 महीने पहले 35% कैश पे बैठे हुए थे. Okay. वो थोड़ा डिप्लॉय होके अभी मतलब इट हैज़ कम डाउन टू क्लोज टू 22%, और अभी रिसेंटली इट हैज़ कम डाउन टू क्लोज टू 14-15%, बिकॉज एवरी मंथ यू कीप ऑन गेटिंग न्यू कंपनीज, और उसमें जो जो कंपनीज आपको समझ में आ रही हैं यू कीप ऑन एडिंग ऑन टू द पोजीशंस. तो हम कैश पे बैठते हैं बट वी डोंट गो इन टू द लार्ज कैप. Okay, agreed. एंड अगर आप ईयर टू ईयर कभी भी चार्ट निकालें, जो हमने सबसे पहला चार्ट देखा था जहाँ हमने 66% का कैगर देखा था, और फिर 33% एंड 20%, आप बाकी 4 साल के रिजल्ट्स देखिए. मतलब हम दोबारा फ्लैश कर सकते हैं उसको टीवी स्क्रीन पे. तो एवरी ईयर एसएमईज हैव आउट परफॉर्म्ड स्मॉल कैप एंड स्मॉल कैप्स हैव आउट परफॉर्म्ड लार्ज कैप. फॉर अ क्वार्टर पीरियड ऐसा लग सकता है, या फिर 2-3 महीने के लिए ऐसा लग सकता है कि यार लार्ज कैप ही चल रहे हैं, लार्ज कैप में भी आउट परफॉर्म करेंगे. ऐसा होगा कभी भी नहीं. Okay. मैं पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी तक का भी चार्ट निकालूं, हमेशा SMEs will outperform small cap Yes. versus outperformance of large cap will always remain there. तो बेसिकली शॉर्ट टर्म ब्लिप आएगा, मुझे वोलेटिलिटी को राइड करना है, बट लाइक इफ आई एम इन्वेस्टिंग आई हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 4 to 7 years इन दिस पीरियड. जैसे आपने बोला कि साइकिल्स 8-8 साल की आती है, मुझे उस साइकिल को राइड करना है. सो ठीक है. एंड जैसे वन मोर फॉलो अप क्वेश्चन इज, बिकॉज यू मेंशन कि आप 0.5 to 2% एलोकेशन करते हो, बट समटाइम्स यू, आपको ऐसी कोई कंपनी मिल गई कि आपको लग रहा है कि यार दिस इज गोइंग टू लाइक ग्रो वेरी बिग, अच्छे वैल्यूएशन में, डू यू एवर टेक अ कॉल कि यार आई वुड लाइक टू हैव अ बिगर एलोकेशन? ऐसा कभी होता है कि तो हाईएस्ट एलोकेशन इज 2%. सो आई एम सेइंग उससे बियॉन्ड यू डोंट डू, We लाइक don't. इवन इफ यू फाइंड अ वेरी गुड कंपनी. नो, वी डोंट गो. मतलब वो हमारे लिए तो 2% भी, मतलब वो अगर हमें लगता है कि भाई ये तो भगवान ही आ गए हमारे पास, ये तो मतलब बहुत ही, मतलब कहने का मतलब द कंपनी बिकम्स, मतलब इट लुक्स फैंटास्टिक एवरीथिंग, मतलब वो सारे चेक्स पास कर गए, और आप मतलब बहुत ही कम. अब जैसे रिसेंटली एक हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, हेलीकॉप्टर बेस्ड कंपनी है, तो मतलब दैट इज प्रोवाइडिंग 26 सीटर हेलीकॉप्टर. 26. मतलब 30 सीटर की तो एक काइंड ऑफ छोटी मिनी वैन आती है, तो 26 सीटर हेलीकॉप्टर है. तो 5 हेलीकॉप्टर्स हैं उनके, एंड दे जनरली गिव इट टू द गवर्नमेंट बॉडीज. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी. हाँ. सो वी इन्वेस्टेड इन द प्री एपीओ स्टेज इन दैट कंपनी. तो हमें सिर्फ 8 की पी पे कंपनी मिली है. ओह. कंपनी 135 करोड़ का अभी भी रेवेन्यू कर रही है, गिविंग अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 30 करोड़, और 28% के नेट मार्जिन है कंपनी के. अगले साल जो प्लान है वो है कि कंपनी विल कम अप विद देयर आईपीओ एट अ रफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोज टू 1200 करोड़ इफ थिंग्स एवरीथिंग गोज इन लाइन ऑब्वियसली. क्योंकि वो जो ये अभी 40 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किया है, इससे वो 4 नए और हेलीकॉप्टर्स लीज आउट करने वाले हैं, एंड दे विल प्रोवाइड इट टू द गवर्नमेंट. तो ये स्पेशली जो 7 सिस्टर्स नॉर्थन साइड की, असम है ना, मेघालय, मणिपुर, उस साइड पे ज़्यादा चलते हैं हेलीकॉप्टर्स, बिकॉज वी डोंट हैव गुड मतलब जो एयर ट्रैक्स हैं वो नहीं है वहाँ पर अवेलेबल. तो वहाँ हेलीकॉप्टर ज़्यादा चलते हैं. प्लस जो ऑयल रिग्स वगैरह हैं ONGC वगैरह के लिए, तो वहाँ पर भी अगर किसी कंपनी को, मतलब वहाँ पर भी अगर किसी इंजीनियर को आपको भेजना है तो आपको हेलीकॉप्टर का हेलीपैड ही यूज़ करना पड़ेगा. तो कंपनी के, और इंडिया में इस तरह के बिजनेस में देयर इज नॉट इवन अ सेकंड कंपनी विच इज अवेलेबल. द सेकंड कंपनी विच वी एक्चुअली फाउंड आउट वाज डूइंग 6 सीटर हेलीकॉप्टर्स, जो कि वैष्णो देवी के लिए, केदारनाथ में, ओके. मतलब वो टू एंड फ्रो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. दे हैव मच लेस मार्जिन्स, मतलब उनके 10%
नेट मार्जिन है, इनफैक्ट 9.5% नेट मार्जिन है, तो उनके मार्जिन भी कम है। एंड दैट कंपनी हैज डन अ सेकेंड राउंड ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एट अ 46 पी। 46। सो और हमें एक कंपनी मिली है जो 8 की पी पे है। तो वी रिक्वेस्टेड आवर मर्चेंट बैंकर कि क्या आप हमें इसमें 2% एलोकेशन दे देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वही बात है कि अच्छी कंपनीज को लाइनअप भी जल्दी मिल जाता है, तो हम इसमें 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहते थे, बट वी एंड अप गेटिंग अ 4 करोड़ अलॉटमेंट ओनली। ओके, तो राजेश, लाइक फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आई एम आस्किंग, जैसे अगर मेरा 1 CR है, यू आर सेइंग कि मेरा कोई भी कंपनी में 2% ज़्यादा एलोकेशन नहीं, सो माय रिस्क व्हाट आई एम सीइंग इज वेल डाइवर्सिफाइड, मतलब बिकॉज जो मेरा कंसर्न था, एंड आई एम श्योर बाकी लोगों का भी होगा कि यार, मतलब मैंने कभी एसएमई में नहीं किया, बी ऑनेस्ट। सो मुझे यही डर रहता है कि यार एसएमई में एक तो लिक्विडिटी का इशू है, प्लस आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज कि यार अभी कौन सी कंपनी ढूंढूं, 1-2 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करूं, एंड इट्स नॉट सिग्निफिकेंट ऑल्सो। जैसे एक कंपनी में डाल दिया, बट उसको ट्रैक करना, कब एग्जिट करना, इट्स नॉट ईजी। सो इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ आई गो टू एन AIF, माई रिस्क इज वेल डाइवर्सिफाइड, like I'm at least invested in 50 to 100 companies. Plus, if I have an investor who's already like been investing in mutual fund, this is a very good asset class, because if I compare this to Nifty, like index is, if we talk about 135% return, मैं तो बोल रहा हूँ 50% also if it generates, that itself is an amazing return. जी। And like as you are seeing with data कि पिछले 10 सालों में SMEs have outperformed, which is very much likely, and the only थिंग इज कि आपको साइकिल्स को राइड करना है, लाइक देयर विल बी वोलेटिलिटी, सो दिस इज नॉट सूटेबल फॉर रिटेलर, जैसे आपने कहा, व्हिच इज अ गुड पॉइंट। सो दिस इज फॉर समवन विद अ गुड नेटवर्क, बट येस, यू लाइक बेसिकली हैव टू राइड दैट वेव। ऐसा नहीं कि आज लिया एक साल में आपको स्टॉक 100 का 100-200 हो गया तो निकल जाओ, ठीक है। और इसमें बस सौरभ जी, मैं एक ही चीज़ ऐड करूँगा कि जनरली हम क्या देखते हैं कि इन्वेस्टर्स टेंड टू गो टूवर्ड्स द थिंग्स विच हैव बिकम ओवर वैल्यूड। इन द सेंस, आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो लोग मेटल्स की तरफ, गोल्ड सिल्वर की तरफ, गोल्ड लोगों को लगता है कि यहाँ से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। नोबडी टॉक्स यार 25% का करेक्शन भी आएगा। yes. तो मतलब एज एन इन्वेस्टर आपको जो एक कॉन्सेप्ट है बाय लो सेल हाई, जितना सिंपल है सुनने में, उतना ही मुश्किल है इम्प्लीमेंट करने में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी बनेगा जब आप स्टॉक मार्केट में लेस वैल्यूएशंस में एंटर करेंगे एंड ओवर अ कंसोलिडेटेड पीरियड में एंटर करिए। हम जैसे अपने फंड में 2.5 साल में एंट्री कर रहे हैं, तो हम 10 लाख रुपीस पर क्वार्टर ले रहे हैं, तो साल में आप 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यू आर सेइंग कि अगर मुझे 1 CR देना है, मुझे एक साथ नहीं देना है, वो एक साथ नहीं देना है, तो हमें मतलब हमने ओवरऑल जैसे मार्च में फंड स्टार्ट किया है, तो अभी हमने 4th मनी कॉल कर दिया है, तो अभी कोई नया इन्वेस्टर ऑनबोर्ड हो रहा होगा तो वो 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेगा, बट नेक्स्ट ईयर उसको 10 लाख रुपीस ओवर 4 क्वार्टर्स देने हैं, ठीक है। एंड 9th एंड 10th क्वार्टर में भी 20 लाख रुपए देने हैं। मनी विल बी इन्वेस्टेड अक्रॉस, अगर देखो तो 2 से 2.5 साल के बीच में, 2.5 years। तो 2.5 साल में मेरी एंट्री एड ऑन होती जा रही है। अगर मार्केट करेक्ट भी हो रही है तो मेरी एक एवरेजिंग बहुत अच्छी बन रही है। ये भी एक मतलब अच्छा, लाइक विच आई वाज नॉट अवेयर कि मेरी जो वोलेटिलिटी है, बिकॉज बेसिकली आई एम एवरेजिंग डाउन आल्सो, बिकॉज अगर मार्केट में करेक्शन आ रहा है, सो आई एम गेटिंग एन बेटर एंट्री आल्सो। एग्री, सो दैट्स अ वैलिड पॉइंट। राजेश, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। ऑन अ क्लोजिंग नोट, आई वुड लाइक टू हैव अ क्विक रैपिड फायर, बिकॉज आपने जो आज इन्फॉर्मेशन दी, एक्चुअली आई फाउंड इट वैल्यूएबल। आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस SME स्पेस। मैं मार्केट में इतने सालों से हूँ, बट इसके बारे में मैंने ज़्यादा कभी रिसर्च भी नहीं की है, ना मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। बट द वे यू हैव एक्सप्लेन कि रिस्क वे सब कुछ, बिकॉज आई वाज ऑलवेज कंसर्न अबाउट द रिस्क, बट विद द रिटर्न्स एंड द वोलेटिलिटी, आई थिंक इट्स अ वर्थ एसेट क्लास एक्सप्लोरिंग, बिकॉज रिटर्न्स आर ऑल्सो आउटसाइज्ड। सो ऑन अ क्लोजिंग नोट, कुछ रैपिड फायर्स है जी। सो आपने 2 चीज़ मेंशन की थी, अर्निंग्स और PE एक्सपेंशन। आप किस, लाइक व्हाट इज योर मेजर बेट ऑन अ स्टॉक बिकमिंग मल्टी बैगर? देखिए, हमें लगता है कि अर्निंग की एक्सपेंशन होगी तभी पी री रेटिंग आएगी। अगर अर्निंग की एक्सपेंशन नहीं आई तो पी की री रेटिंग आएगी ही नहीं। तो फर्स्ट इज फॉरमोस्ट एंड टू फॉर द सेकेंड वन टू हैपन, बट रिटर्न्स पी की री रेटिंग से ज़्यादा बनते हैं। यस, तो मतलब दिस आर लाइक हेड एंड टेल्स की, मतलब दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इफ आई हैव टू जस्ट पिक वन, मे बी आई विल से अर्निंग्स, बिकॉज दैट इज फॉरमोस्ट। an investing rule which you never break? So we cannot compromise on our principles, on our corporate governance principles. कंपनी नहीं सही, वी आर नेवर इन फोमो। बहुत अपॉर्चुनिटीज और हैं,
तो अगर ऐसा कोई फियर नहीं है मिस आउट करने का कि भाई कंपनी नहीं सही बट मार्केट अच्छा चल रहा है या फिर इसको तो वैल्यूएशन Yes. मिल जाएगी तो वी शुड गो इन फॉर अ क्विक बक, तो वी आर Agree. नॉट फॉर दैट. Yes. Any advice for retail investor or like investors in general? कि यार आपकी एक one piece of advice if someone investing in the stock market. तो यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइड वेव्स, मतलब जैसे एक सर्फर होते हैं ना, मतलब ही अंडरस्टैंड कि वो वेव्स को कैसे राइड करना है एंड ही बिकम्स अ गुड सर्फर. सिमिलरली स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर ये साइकिल्स को समझ ले, Yes. मार्केट साइकिल्स को, तो दे कैन एक्चुअली जनरेट वेरी हेल्दी रिटर्न्स, वेरी गुड रिटर्न्स. तो साइकिल्स को समझना मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है. Okay. If not a fund manager, आप क्या कर रहे होते हैं? सो सौरभ जी, मैं आज भी मुझे लगता है कि फंड मैनेजर के साथ साथ मेरी एक हैट है सीईओ की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वी वांट टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज जो रेडिली अवेलेबल नहीं है. मतलब अगर आप मेरी हिस्ट्री उठाएंगे तो लास्ट 7-8 ईयर्स में वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्री आईपीओ साइड, जो कि अगेन रेडिली अवेलेबल नहीं था. कितनी Yes. अवेयरनेस होगी प्री Yes. आईपीओ के बारे में, बहुत कम I है. think आपका प्लेटफॉर्म भी है, right? हाँ, For we have a pre-IPO. platform in the name of Planify. तो that was the first thing. Then we understood after working for 7-8 years कि अच्छा ये अभी भी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है. स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में आप AIF के थ्रू अच्छा और प्री आईपीओ में काम कर सकते हैं. तो वी केम इनटू दिस, और इसमें हम सबसे पहला स्पेस क्या लेकर आए, SME इन्वेस्टिंग, विच इज अगेन अ डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट. तो आई विल एज एन एंटरप्रेन्योर आई विल ऑलवेज वर्क ऑन समथिंग विच इज डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट. मैं कभी भी उस चीज के बीच में काम नहीं करता जो कि एक काइंड ऑफ एवरीवेयर अवेलेबल हो. मुझे लगता है कि अगर कुछ नया होगा, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, तभी कोई ऑडियंस उसके लिए, उस प्रोडक्ट So के लिए your होगा. USP is SME investing and उनको राइड करना. मैं अपनी यूएसपी बोलूंगा तो विल बी वर्किंग ऑन द डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स. एसएमई इन्वेस्टिंग इज नाउ वन ऑफ द मतलब मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट डिफरेंशिएशन फैक्टर. ओके. एंड राजेश जी, आपने जैसे मार्केट साइकिल्स को समझने की बात की, सो एनी इन्वेस्टिंग बुक विच यू वुड रेकमेंड? सो बहुत सारी बुक्स हैं. तो जैसे मतलब वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट फ्रॉम पीटर लिंच है, फिर कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स है ना, दैट इज आल्सो वेरी गुड बुक. उससे आपको ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग के मॉडल्स और ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, आई थिंक दैट इज आल्सो अ वेरी गुड फैंटास्टिक बुक. तो ये 2-3 बुक्स, और इवन बेंजामिन ग्राहम की है ना, सिक्योर हाँ, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के इंटेलिजेंट ऊपर, इन्वेस्टर. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. तो ये 3-4 बुक्स तो मुझे लगता है कि आई थिंक एवरी इन्वेस्टर शुड रीड. और विलियम ओनील की कैंसलिम के बारे में भी लोगों को पढ़ना चाहिए. Okay. And if someone wants to understand these market cycles, anything he should like read या कैसे वो अंडरस्टैंडिंग कैसे इम्प्रूव की जाए? देखिए, हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक्सपोजर रखिए. अगर मतलब दिस शुड नॉट बी अ टास्क फॉर एनीवन टू रीड अबाउट मार्केट, कि मार्केट में क्या चल रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे वो अच्छी वेबसाइट्स के थ्रू हो, अच्छे टॉपिक्स कि आने वाले टाइम में किस चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, Yes. उसमें कैसा. तो बहुत दुनिया है जो बहुत कुछ लिखती है, जो बहुत वर्थ रीडिंग है. तो आपको अपनी एक जैसे आइटनरी बनानी चाहिए कि यू शुड गो थ्रू एंड रीड थ्रू Yes. अ लॉट ऑफ स्टफ, वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस. मुझे आज की डेट में लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर मी ऑल्सो टू लर्न इज थ्रू यूट्यूब. Yes. तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मीडियम है कि मतलब जहाँ पर अच्छे फंड मैनेजर्स या फिर अच्छे लोग आते हैं, दे ट्राई टू टेल यू what philosophies on which do you work. Yes. And nobody, at least I feel कि nobody has the perfect 10 out of 10 solution. Everything is work in progress. मैं आज भी बहुत लोगों के पॉडकास्ट से चीज़ें सीखता हूँ जिसको हम सोचते हैं कि हम अपने इसमें भी इम्प्लीमेंट Yes. कर रहे हैं, सो दैट हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो ये जर्नी है इसको और बेटर बना सकें. नहीं बिल्कुल. थैंक यू, आपने पेशेंटली आंसर किया एंड जो एक माइंडसेट था टुवर्ड एसएमई इन्वेस्टिंग उसको थोड़ा सा ओपन अप किया कि लाइक आई वाज थोड़ा रिजर्व कि यार एसएमई में रिस्क ज़्यादा ये है, बट विद द रिस्क ऑल्सो लाइक आई वाज ऑल्सो नॉट अवेयर कि एसएमई इंडेक्स इटसेल्फ हैज गिवन 135% CAGR रिटर्न. विद द रिस्क आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर. सो आई थिंक दोज हु आर जिनको लग रहा था इस स्पेस के, मैं सोचता हूँ उनको एटलीस्ट एक अच्छा हेड स्टार्ट मिला है. दे कैन लाइक इधर रिसर्च अबाउट यू और अदर एरियाज, बट एटलीस्ट
they'll get to understand कि इसमें risk क्या है, plus we spoke about the risk involved, SEBI का compliance, तो I think overall if you are able to ride the wave, nice, इसमें अच्छा पैसा बनने का scope भी है. So thank you for sharing everything patiently. It was pleasure talking to you. It was same here, Saurabh ji. Thank you for having me here. And the way you actually questioned everything, तो उससे हमने बहुत सारी चीज़ें uncover करी हैं. Thank you for having me.